जो आईसीएमए के सब्जेक्ट्स हैं उनके सेशंस अरेंज हो रहे हैं। तो आज आपका सीजीपीएल का सेशन है, ये 2 दिन का सेशन है, टुडे सैटरडे और मंडे 8 to 10 PM। आज के दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इम्पोर्टेंट कंपनीज एक्ट का जो पोर्शन है उसके मैक्सिमम चैप्टर्स जो कवर कर सकते हैं वो कवर कर लें, एंड द रेस्ट फिर हम लोग जो है कल फिर कॉर्पोरेट की तरफ, जैसे कि एनबीएफसी और इस तरह के टॉपिक्स को हम लोग फिर कॉर्पोरेट सेक्शन को कल कवर करेंगे। तो इसके लिए जो हम लोग करेंगे मटेरियल वो है सर आतिफ आबदी की बुक। सर आतिफ आबदी की बुक में चैप्टर मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा, तो चैप्टर 1 to 14 ये कंपनीज एक्ट की चैप्टर है। आई वुड प्रेफर कि अगर आप लोगों में से किसी के पास हार्ड फॉर्म में वो बुक है तो आप लोग वो भी ओपन कर लें। मैं स्क्रीन भी यहाँ पे शेयर कर दूंगी, आप लोगों को वहां से भी विजिबल हो जाएगी बुक। तो ये जो सेशन है इसमें हम लोग सबसे पहले तो 11 to 14 चैप्टर जो कि शेयर कैपिटल और शेयर से रिलेटेड पे कॉम्प्राइज करने टॉपिक्स के ऊपर उनको कवर करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग आहिस्ता आहिस्ता रिमेनिंग बाइंडिंग अप, डायरेक्टर्स, मेंबर्स वाले चैप्टर्स पे जाएंगे। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग चैट बॉक्स में कर दें। एक चैप्टर कवर करने के बाद मैं आप लोगों से पूछ लूंगी वट एवर क्वेश्चन यू हैव, और फिर हम उनको आंसर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट है। तो पहला हमारे पास जो है वो पब्लिकेशन ऑफ ऑथराइज एज वेल एज पेड अप कैपिटल। आप लोगों ने अगर पहले कवर किया हुआ सिलेबस तो पीछे मेमोरेंडम वगैरह होता है जिसमें आप लिखते हो कि आपका ऑथराइज कैपिटल कितना है। ऑथराइज कैपिटल होता है मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी अपने मेमोरेंडम में लिखती है, और ड्यूरिंग अपने लाइफ टाइम कंपनी जितना मैक्सिमम शेयर कैपिटल इशू कर सकती है। और पेड अप कैपिटल होता है वो कैपिटल जो कंपनी ने मार्केट में इशू किए होते हैं, शेयर्स लोगों ने खरीदे होते हैं और उनके बदले पैसे भी दे चुके होते हैं। तो कंपनी ने अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑफिशियल, उनके अंदर ऑथराइज कैपिटल को और पेड अप कैपिटल को पब्लिश करना होता है, लिखना होता है कि कितनी अमाउंट की, और अगर वो नहीं करती तो उसको पेनल्टी लगती है। फिर उसके बाद ये है शेयर एंड शेयर सर्टिफिकेट, कि हर शेयर का एक अपना नंबर होता है, ठीक है। अब शेयर्स 2 फॉर्म में होते हैं बिफोर स्टार्टिंग दिस। एक फिजिकल फॉर्म होती है शेयर्स की और एक बुक एंट्री फॉर्म। फिजिकल फॉर्म फिजिकल नाम से लेकर एक शेयर सर्टिफिकेट होता है जिसकी पिक्चर भी आगे दी गई है इस तरह का। हार्ड फॉर्म में आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट होता है और वो इशू किया जाता है। और अब जो है वो फिजिकल सर्टिफिकेट की बजाय बुक एंट्री फॉर्म यानी कि डिजिटल फॉर्म में शेयर्स आते हैं। तो डिजिटल फॉर्म में शेयर्स होने का प्रोसेस ये होता है कि एक शेयर होता है जो कि कंपनी इशू करती है और एक बंदा शेयर को खरीद रहा है। वो शेयर एक कंपनी है जो कि सीडीसी जिसको कहलाते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, उसके पास रखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका रेफरेंस आगे दिया जाएगा मल्टीपल जगहों पे। सीडीएस सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम है जिस सिस्टम के थ्रू वो शेयर्स हैं, और सीडीसी वो कंपनी है जो कि ऑनलाइन जो डिजिटल फॉर्म में शेयर्स होते हैं उनको मैनेज कर रही होती है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर कोई शेयर सीडीएस के पास है यानी कि बुक एंट्री फॉर्म में बंदे के पास है तो फिर उसका एक अलग अलग नंबर नहीं होता, ठीक है। शेयर्स एक ट्रांसफरेबल भी है, यानी एक बंदा दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। शेयर सर्टिफिकेट जिस बंदे के पास शेयर्स होंगे उसकी ऑनरशिप का सबूत होता है, ठीक है। ये फिजिकल फॉर्म में भी होते हैं और बुक एंट्री फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। और हर कंपनी ने शेयर देने के 30 दिनों के अंदर अंदर शेयर सर्टिफिकेट बंदे को रजिस्टर्ड एड्रेस पे देने होते हैं। अब आगे है ये इशुएंस ऑफ शेयर्स इन बुक एंट्री फॉर्म। मैंने आपको बताया कि पहले फिजिकल शेयर्स में होते थे, अब एससीसीपी ने ये रेगुलेशन सेक्शन ऐड कर दिया है कि आहिस्ता आहिस्ता सब कंपनीज ने अपने फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट करना है डिजिटल फॉर्म में जो कि बुक एंट्री फॉर्म है उसके अंदर, ठीक है। और ये टाइम लिमिट दे दी गई है कि इतने इतने सालों के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। फिर डुप्लीकेट शेयर्स, अगर एक बंदे को शेयर सर्टिफिकेट इशू किया गया है और उससे गुम हो गया है, वो खराब हो गया है, या कोई भी इस तरह का मसला हो गया है, तो वो कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकता है, कंपनी उसको 30 दिनों के अंदर अंदर उसकी रिक्वेस्ट के डुप्लीकेट शेयर इशू करेगी। जो भी उनकी इंक्वायरी वगैरह होगी ऑब्वियसली वो कंप्लीट करके, ठीक है। अगर कंपनी डुप्लीकेट शेयर इशू नहीं कर पाती किसी भी वजह से तो उसने बंदे को उसकी एप्लीकेशन के 20 दिनों के अंदर अंदर ये बात बतानी है, अदरवाइज उस पर पेनल्टी लगेगी।
अब यहाँ से मेन सेक्शन से स्टार्ट हो रहे हैं। वो है पहला ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो दो लफ्ज है। ट्रांसफर का मतलब होता है कि आप एक बंदा अपनी जिंदगी में खुद दूसरे बंदे के नाम पे शेयर ट्रांसफर करे, ठीक है। और ट्रांसमिशन होती है कि जो ओरिजिनल ओनर है उसकी डेथ हो गई और उसकी डेथ पे वो शेयर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को बाय लॉ दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है ट्रांसफर के बारे में, कि अगर कोई बंदा ट्रांसफर करना चाहता है शेयर्स तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं। ट्रांसफरर या ट्रांसफरी इनमें से कोई भी कर सकता है। ट्रांसफरर जो ट्रांसफर कर रहा है और ट्रांसफरी जिसके नाम पे ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। कंपनी के पास ऑब्वियसली रिक्वेस्ट आती है, तो कंपनी उस वक्त तक इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं करती है जब तक उसके पास एक प्रॉपर ट्रांसफर की एप्लीकेशन, स्टैम्प हुए, साइन हुए, सारा कुछ सबमिट नहीं होता, ठीक है। अब कंपनी के पास एक ऐसी एप्लीकेशन आ गई, तो कंपनी ने इस एप्लीकेशन के रिसीव होने के 15 दिनों के अंदर अंदर सारा ट्रांसफर कंप्लीट करना है। और जो नया ट्रांसफरी होगा, नया जो ऑनर होगा शेयर्स का, उसके नाम पे सर्टिफिकेट भेज देने हैं उसके घर पे। और जो कंपनी का एक मेंबर्स का रजिस्टर होता है जिसपे सारे मेंबर्स के नाम लिखे होते हैं, उसमें पुराने का नाम हटा देना है और नए बंदे का नाम लिखना है। अब यहाँ पे एक अगला पॉइंट है कि इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर्स इनटू बुक एंट्री फॉर्म, मैंने आपको बताया फिजिकल से बुक एंट्री फॉर्म में अब आ रहे हैं। तो जो फिजिकल शेयर्स होते हैं जब वो बुक एंट्री फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो बेसिकली आप उन शेयर्स को कन्वर्ट कैसे करते हो कि आप उनको ट्रांसफर कर रहे होते हो सीडीसी के नाम पे, ठीक है। तो ये भी एक तरह का ट्रांसफर ही आता है। इसमें ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, ऑनर ऑनर जो है शेयर का वो शेयर होल्डर ही रहता है, लेकिन फिजिकल से बुक एंट्री में जाने के लिए ट्रांसफर होता है सीडीसी के नाम पे। तो उन्होंने बोला है कि अगर इस तरह का ट्रांसफर है तो इस प्रोसेस को फिर 10 दिनों में कंप्लीट करना है, अदरवाइज 15 में करना है, ठीक है। अगर ट्रांसफर डीड बनाई उन्होंने ट्रांसफर और ट्रांसफर ने, और ट्रांसफर डीड गुम जाती है या खराब हो जाती है या कोई भी मसला हो जाता है, तो फिर ट्रांसफरी एक नया एप्लीकेशन बनाता है और इस पे ट्रांसफर की साइन करता है, ठीक है। और वो इस बात को प्रूव करता है कि मेरे से जो ओरिजिनल ट्रांसफर डीड थी वो गुम हो गई, ठीक है। कंपनी उससे कोई इंडेमनिटी भी ले सकती है। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि कोई पैसे या कोई भी इस किस्म की सिक्योरिटी भी ले सकती है कि इन केस ये बंदा झूठ बोल रहा है, फ्रॉड बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है और इसकी वजह से हमें कोई नुकसान होता है, तो उसको फिर हम लोग इन पैसों से इनसे रिकवर करें। तो वो कंपनी उससे इंडेमनिटी भी लेके उस ट्रांसफर को प्रोसेस कर सकती है, बेशक ओरिजिनल डीड जो है वो गुम गई हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, प्राइवेट कंपनी के शेयर। अब प्राइवेट कंपनी का हमें बताया कि बहुत कम लोग होते हैं इसमें, मैक्सिमम 20 होते हैं, सॉरी 50 आई थिंक, ये मुझे कंफर्म नहीं है, 50 होते हैं मैक्सिमम इसमें आई थिंक। तो मैक्सिमम जो भी लोग होते हैं, ये लोग तो इन्होंने मेक श्योर करना होता है कि ट्रांसफर के रिजल्ट में नंबर ऑफ मेंबर भी मत बढ़े, ठीक है। और अंदर ही अंदर ट्रांसफर होता है, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी ये पब्लिक लोगों को तो नहीं बेचती शेयर, उनसे पैसे नहीं लेती। तो अगर एक प्राइवेट कंपनी का बंदा शेयर ट्रांसफर कर रहा है तो उसने सबसे पहले अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये बात बतानी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी बात के 10 दिनों के अंदर अंदर ये शेयर्स कंपनी के जो बाकी मेंबर्स हैं उनको ऑफर करते हैं उनकी शेयर होल्डिंग के मुताबिक। उनको एक लेटर भेजते हैं जिसमें लिखा होता है कि उनको कितने शेयर्स मिल सकते हैं या वो कितने खरीद सकते हैं, उनकी प्राइस क्या है और कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर उन्होंने रिप्लाई करना है अगर वो खरीदना चाहते हैं। इस सारे प्रोसेस के बाद भी अगर कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि नहीं खरीद पाता कोई बंदा, तो फिर वो बाकी मेंबर्स को ऑफर किए जाते हैं। और इस सारे प्रोसेस के बाद भी फर्ज करें कुछ शेयर्स रह जाते हैं, तो फिर जो ओरिजिनल ऑनर होता है जो कि शेयर्स बेच रहा होता है वो अपनी मर्जी से जिस मर्जी को चाहे बेच सकता है, ठीक है। उसके बाद है रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर। अब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी भी कंपनी के, उनके पास ये हक ही नहीं है कि वो रिफ्यूज करें। यानी कि अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो कि शेयर ट्रांसफर कर दे किसी के नाम पे, तो वो इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते अनलेस कोई मसला है। मसला किसमें, जो आपने एप्लीकेशन या ट्रांसफर डीड फाइल की थी उसमें मसला। तो अगर इस तरह का कोई मसला है तो कंपनी ने 15 दिनों के अंदर अंदर, और अगर ये ट्रांसफर सीबीसी के नाम पे हो रहा है तो 5 दिनों के अंदर अंदर बताना है ये। अब ठीक है, कंपनी बताती नहीं है फर्ज करें, या बताती है आपको लगता है कि अगर ज्यादती हुई है तो आप एसईसीपी के पास जा सकते हैं और एसईसीपी से अपील कर सकते हैं। एसईसीपी से अपील करेंगे तो एसईसीपी 60 दिनों के अंदर अंदर आपकी इस अपील को सुनता है, ठीक है। एसईसीपी कंपनी को कह सकता है कि अगर उसको लगता है कि आपके साथ ज्यादती हुई है, कंपनी ने गलत चीज की है, कि आपके नाम पे शेयर ट्रांसफर कर दो। और अगर फिर भी कंपनी नहीं करती तो उसको लेवल 3 की, जो कि हाईएस्ट पेनल्टी है कंपनी एक्ट में, वो लगती है। ट्रांसफर टू सक्सेसर इन इंटरेस्ट, उन्होंने कहा कि अब ये वाली कहानी होगी है मरने के बाद जो था, कि अगर एक मेंबर मर जाता है तो उसकी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और उनको उसके शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। और ये देखिए इनका डिफरेंस भी यहाँ पे लिखा हुआ है।
फिर नॉमिनी, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है। सिंगल मेंबर कंपनी, इस तरह की कंपनीज में एक बंदा है, ठीक है, उसके पास शेयर है, उसको लगता है कि मैं जब मर जाऊंगा तो इन शेयर का क्या होगा, कैसे होंगे, तो वो एक नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है कि मेरे मरने के बाद ये नॉमिनी मेरी जगह पे आ जाएगा वक्ती तौर पर, उस वक्त तक जब तक कि मेरे शेयर मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते, ठीक है। तो जब इस तरह का नॉमिनी अपॉइंट हो जाता है, तो अगर ओरिजिनल ऑनर मर गया तो नॉमिनी ही उसकी जगह मेंबर समझा जाएगा कंपनी का। और अगर जो ओरिजिनल ऑनर था वो किसी कंपनी का डायरेक्टर था, तो फिर नॉमिनी डायरेक्टर ही समझा जाएगा लिस्टेड के अलावा, ठीक है। और अब नॉमिनी कौन कौन हो सकता है, एक बंदे का पार्टनर हो सकता है, उसके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, या फिर बेटा बेटी। अब इस तरह का नॉमिनी अपॉइंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में वो शेयर्स किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो या इस तरह। जस्ट एक प्रिकॉशनरी मेजर होता है कि इनकेस आपकी डेथ हो जाती है तो शेयर्स का कोई वो हो, ऑनर वगैरह सेट हो, ठीक है। अब इसके बाद ये है ऑथराइज कैपिटल वाली कहानी। आप इसको आप लोगों ने गौर से देखना है, समझना है। ऑथराइज कैपिटल कौन सा कैपिटल होता है जो एक कंपनी अपने मेमोरेंडम में लिखती है, मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो वो इशू करेगी, ठीक है। अब कंपनी जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स हो, वो इस अमाउंट को चेंज कर सकती है। अब अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मेमोरेंडम वाला चैप्टर, तो आपको पता होगा कि मेमोरेंडम में लिखने का एक तरीका हो। तरीका क्या होता है कि आप लिखते हो 10 शेयर्स, ₹10 का एक शेयर, और टोटल शेयर कैपिटल 100 हो गया आपके पास, ठीक है। तो इस तरह मतलब टोटल शेयर कैपिटल भी लिखा जाता है और उसकी डिवीजन भी लिखी जाती है कि इस टोटल शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और पैसे कितने हैं। तो अब हम बता रहे हैं कि इसको अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं तो उसका तरीकेकार, ठीक है। तो इंक्रीज या डिक्रीज करने का पहला तरीकेकार जो उन्होंने लिखा है कि देखें, कंसोलिडेट एंड डिवाइड होल और एनी पार्ट ऑफ इट्स शेयर्स इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट। आपने बोला ना 10 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹10 का एक शेयर, तो आप जो नंबर ऑफ शेयर्स है 10 उसको इंक्रीज कर, उसको मैं 20 कर देती हूँ, तो 20 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹10, तो मेरा टोटल शेयर कैपिटल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसी तरह आपने बोला कि आप नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाने के बजाय उन्हें सब डिवाइड कर दो, उन्हें 10 से कम कर दो 5 के लिए। इसी तरह आपकी जो रुपीस की अमाउंट है आप उसको छेड़ो, आप ₹10 करने के बजाय हर शेयर की अमाउंट बढ़ा के ₹20 कर दो, तो इस तरह भी आपका ऑथराइज कैपिटल बढ़ सकता है। तो उन्होंने इसको बताया हुआ डिफरेंट तरीकों से कि या तो आप नंबर ऑफ शेयर्स को कम और बढ़ा दो, या आपकी जो अमाउंट है पर शेयर उसको बढ़ा दो या कम कर दो, ठीक है। ओवरऑल जब भी आपका न्यू जो कैपिटल होगा उसके राइट्स और पुराने शेयर्स के राइट्स सेम होंगे, इनमें कोई डिफरेंस वगैरह नहीं है। और अगर आपने इस तरह का कोई इंक्रीज या डिक्रीज किया है तो आपने रजिस्ट्रार को 15 दिनों के अंदर अंदर बताना है। अब लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन होता है कि एक कंपनी अपना शेयर कैपिटल कम कर रही है, उसके नाम से जाहिर हो रहा है। ये एक ऑलमोस्ट वाहिद केस है जहां पे आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, अदरवाइज मैक्सिमम आप SECP के पास जाते हो, स्पेशल रेजोल्यूशन लेते हो, लेकिन इसमें आप कोर्ट के पास जाते हो। तो कोर्ट आपको इजाजत देती है तो कंपनी अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो दो वाले शेयर कैपिटल रिड्यूस करती है, एक तो ऐसा पेड अप कैपिटल यानी कि पैसे दिए हैं जिसके बैक पे कोई एसेट कोई इस तरह की चीज नहीं है, ठीक है। और अगर कंपनी को लगता है कि उसका शेयर कैपिटल ज्यादा है और उसकी जरूरत नहीं है इतने ज्यादा शेयर कैपिटल की, तो वो पैसे देके अपना शेयर कैपिटल कम भी कर सकती है, ठीक है। तो इसका तरीकेकार क्या होता है, सबसे पहले आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो, उसके बाद आप कोर्ट में अप्लाई करते हो कि कोर्ट आपको इजाजत दे इस चीज की। कोर्ट कहता है कि आपके पास इतने फालतू पैसे आ गए हैं कि आप मार्केट में अपने ही शेयर्स खरीद रहे हो, तो आपने देख, कोर्ट इस बात को इंश्योर करता है कि आपके पास अपने शेयर्स खरीदने के पैसे तो हैं, लेकिन क्या आपके पास इतने भी पैसे हैं कि आप अपने क्रेडिटर्स को दे सकते हो। तो कोर्ट एक डेट फिक्स करता है और क्रेडिटर्स को बोलता है कि जितने भी क्रेडिटर्स को इस बात से मसला है कि कंपनी अपना शेयर कैपिटल खरीद रही है, वापस रिड्यूस कर रही है, वो आ जाए इस डेट पे। फिर जो भी क्रेडिटर्स आते हैं उनके साथ सेटलमेंट की जाती है, या तो कंपनी उनको पूरे पैसे देके बात खत्म करती है, या तो फिर आप इसमें वो लोग डिसाइड करते हैं कम पैसे पे, ठीक है। और जब सारे क्रेडिटर्स राजी हो जाएं या उनके पैसे दे दिए जाएं, तभी कोर्ट इस बात को अलाउ करता है कि आप जो है कर लो रिडक्शन, ठीक है। कॉपी कोर्ट के ऑर्डर की आपने रजिस्ट्रार के साथ फाइल करनी होती है और प्लस फिर आपकी रिडक्शन हो गई। अब ये इसमें छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज हैं, इसमें एक ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ कंपनीज बाय बैक जो है वो नहीं कर सकती या उन पे रिस्ट्रिक्शन लगेंगे, ठीक है। तो पहला तो ये है, एक सब्सिडरी कंपनी जो है वो अपने होल्डिंग के शेयर्स नहीं खरीद सकती,
ऑब्वियसली सी बात है, आप लोग देखें, एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर खरीदती है और वो उसकी होल्डिंग बन जाती है। अब सब्सिडरी कंपनी क्या करेगी, अपनी होल्डिंग के शेयर्स खरीदना शुरू कर दे और वो अपनी होल्डिंग के 50 से ज्यादा खरीद ले। तो इस तरह वाला अलाउ नहीं होता, आप एक सब्सिडरी अपनी होल्डिंग के शेयर्स नहीं खरीद सकती, ठीक है। लेकिन 3 एक्सेप्शन है कि अगर ये 3 कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं या इनमें से कोई एक भी कर रही है तो तब वो कर सकते हैं। पहला क्या है कि अगर सब्सिडरी एज अ ब्रोकर काम करे, ठीक है। दूसरा, अगर वो एज अ ट्रस्टी काम कर रही है। अभी अगले चैप्टर में हम डिबेंचर वगैरह में पढ़ेंगे कि जो है वो होता है एक ट्रस्टी होता है। इसी तरह अगर आपने एम्प्लॉय शेयर स्कीम में शेयर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, उस केस में भी एक ट्रस्टी होता है जिसके पास शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के केसेस हो सकते हैं। और थर्ड पॉइंट ये है कि अगर लॉ में कोई ऐसा ऑर्डर है कि ये शेयर्स सब्सिडरी कंपनी फिलहाल रखी है अपने पास होल्डिंग के, तो इस तरह के केसेस में अलाउ है। दूसरा ये है कि एक कंपनी किसी दूसरे बंदे को पैसे उधार नहीं दे सकती इसलिए कि वो पहली कंपनी के शेयर्स खरीदे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंपनी ए हूँ और मैं लोगों को पैसे देती हूँ कि तुम मेरी ही कंपनी के शेयर्स खरीदो, तो ये चीज भी अलाउ नहीं थी, ठीक है। इसमें भी लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। एक तो एक्सेप्शन ये है कि आपकी कंपनी ही एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को उधार देती है, जैसे बैंक, उनका तो काम ही उधार देना है, ठीक है। अब बंदा उसके साथ कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है, जो मर्जी कर रहा है। इसी तरह एक प्राइवेट कंपनी होती है जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी ना हो, वो भी दे सकती है उधार। दूसरा, अगर कोई आपकी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स देती है तो उस केस में भी अलाउ होता है, अपनी एम्प्लॉय को सॉरी लोन देती है तो उस केस में भी अलाउ होता है, फिर वो एम्प्लॉय चाहे बेशक कंपनी के शेयर्स खरीदे, ठीक है। बस दैट्स इट, यहाँ पे चैप्टर 11 खत्म हो गया है। इफ दैट्स क्लियर तो फिर हम लोग चैप्टर 12 स्टार्ट करते हैं। बुक का जो बच्चे पूछ रहे हैं वो ये सर आतिफ आबदी की बुक है। आप लोग जो गूगल ड्राइव है उसमें भी सर्च कर सकते हैं, आपको बुक्स के सेक्शन में ये मिल जाएगी। बाकी जो रिफ्यूजल का सेक्शन है तो मैं वो दोबारा बोल देती हूँ कि रिफ्यूजल के एक कंपनी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को रिफ्यूज नहीं कर सकती, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिफ्यूज नहीं कर सकते, और अगर वो रिफ्यूज करते हैं तो फिर उन्होंने ये बात बंदे को बतानी होती है 15 दिनों के अंदर अंदर, और अगर सीडीसी के नाम पे ट्रांसफर था तो फिर 5 दिनों के अंदर अंदर बतानी होती है। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिफ्यूज कर दे तो बंदा एससीसीपी के पास जा सकता है, कंप्लेन कर सकता है, और फिर एससीसीपी कंपनी को कह सकती है कि ये चीज ट्रांसफर करो, ठीक है। तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंपनीज एक्ट में अगर आप पूछ रहे हैं तो 11 to 14 शेयर्स वाले सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा बाइंडिंग अप का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 मीटिंग्स वाला, चैप्टर 4 डायरेक्टर्स वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसके अलावा भी ये नहीं है कि आप सारा चॉइस पे छोड़ के जाएं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मेन। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12। चैप्टर 12 सारा डील कर रहा है एक ही मैटर को, और वो ये है कि अगर कंपनी जो है डिबेंचर्स यानी कि लोन वगैरह ले अपने एसेट्स को गिरवी रखवा कर, ठीक है। मेन इस पूरे चैप्टर का अक्स या जो है ना समरी यही है। अब इसमें ये होता है कि एक कंपनी डिफरेंट काइंड ऑफ डिबेंचर्स इशू कर सकती है। एक सेकेंड। अच्छा, एक कंपनी डिफरेंट काइंड ऑफ डिबेंचर्स इशू कर सकती है। अब इसमें जो मेन टर्म्स आप लोगों को चैप्टर पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए वो ये है। एक तो प्लेज है कि आप अपने मूवेबल एसेट्स को अगर रखवाते हो गिरवी तो वो प्लेज हो। इसी तरह अगर आप अपने इमूवेबल एसेट को रखवाते हो तो वो मॉर्गेज होता है। और चार्ज ये होता है कि आपने कोई लोन लिया है और इसके बदले आपने अपना कोई एसेट रखवाया है, ठीक है। अब अगर आप डिफॉल्ट करते हो, आपको लोन नहीं पे करते हो, तो जिस बंदे को आपने वो एसेट रखवाया है वो आपका एसेट बेच के पैसे पूरे कर लेगा अपने। तो इसको कहते हैं चार्ज क्रिएट करना, कि आपने उसे एक सर्टेन एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया। अब यहाँ से मॉर्गेजेस एंड चार्जेस इस चैप्टर का नाम भी स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप अपने एसेट्स के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट कराते हो तो आपने उसको रजिस्टर कराना होता है, ठीक है।
रजिस्ट्रार के पास। अगर आप रजिस्टर नहीं कराते हो तो कल को अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है और क्रेडिटर आता है, कहता है कि ये जो कंपनी का एसेट है ये आप लोग नहीं बेच सकते क्योंकि ये कंपनी ने मेरे पास उठाया हुआ था, ठीक है, मेरी जो पैसे मैंने कंपनी को दिए उसके अगेंस्ट ही सिक्योरिटी थी मेरे पास, और ये एसेट मेरा है क्योंकि मैंने अपने पैसे पूरे करने हैं। तो अगर वो चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ होगा तो फिर लिक्विडेटर इस बात को मानेगा ही नहीं कि वो कंपनी का वो एसेट उसका है, ठीक है। तो इसलिए जब चार्ज होता है तो कंपनी या क्रेडिटर दोनों, वैसे जिम्मेदारी ये कंपनी की होती है लेकिन क्योंकि क्रेडिटर को ज्यादा नुकसान है इस चीज से तो क्रेडिटर्स भी ये चार्ज रजिस्टर कराते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो फॉलोइंग आपको हमने बातें बताई है ना चीजें, इनके ऊपर अगर चार्ज क्रिएट किया है तो आपने उसे 30 दिनों के अंदर अंदर रजिस्टर कराना है, ठीक है। सबसे पहले तो कंपनी ने कोई डिबेंचर्स इशू किए हैं, ठीक है। अगर आप लोग एफओसीआर पढ़ रहे हैं तो आप लोग को आइडिया होगा कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ लोन इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। दूसरा, अगर कंपनी ने अपनी किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, अपनी जमीन बिल्डिंग के ऊपर किया है, कंपनी के बुक डेट्स यानी कि अकाउंट रिसीवेबल्स जो होते हैं उनके ऊपर भी चार्ज क्रिएट होता है, ठीक है। तो उनके ऊपर क्रिएट किया है कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि आपका स्टॉक हो गया या और भी इस तरह की मशीन कोई चीज होगी उसके ऊपर भी चार्ज होता है। फिर उसके बाद कोई शिफ्ट एयरक्राफ्ट या उसका कोई पार्ट, कंपनी के इनटेंजिबल्स तक के ऊपर चार्ज क्रिएट होता है, कंपनी के गुडविल, उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन चीजों के ऊपर, ठीक है। तो ये सारे चार्ज अगर क्रिएट होते हैं तो आपने 30 दिनों के अंदर अंदर कराने होते हैं, अदरवाइज लिक्विडेटर फिर ये बात नहीं मानेगा कि आपका चार्ज था। अब ये कुछ पॉइंट्स है कि 30 दिनों के अंदर अंदर तो कराने हैं, लेकिन वो 30 दिन गिनना हमने कब से स्टार्ट करने हैं, तो ये उसके कुछ केसेस है। पहला तो ये है कि अगर चार्ज पाकिस्तान से बाहर क्रिएट हुआ, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुई वो पाकिस्तान से बाहर हुई, और जिस प्रॉपर्टी पे क्रिएट किया गया वो भी पाकिस्तान से बाहर हुई, तो ये 30 दिन आपने तब से गिनना स्टार्ट करने हैं जब वो सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान अराइव हो जाएंगे, ठीक है, पाकिस्तान आ जाए। दूसरा ये है कि जो चार्ज है वो पाकिस्तान में क्रिएट हुआ, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान में हुई लेकिन जो प्रॉपर्टी थी वो पाकिस्तान से बाहर थी। तो इस केस में जिस दिन आपकी डॉक्यूमेंटेशन हुई यानी जिस दिन लेट्स से आपने साइन किए उसी दिन से 30 दिन गिनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस बात को हमने नहीं कंसिडर करना कि प्रॉपर्टी बाहर है या प्रॉपर्टी कहाँ पर है, ठीक है। दूसरा है कि एक कंपनी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी और उस खरीदी हुई प्रॉपर्टी पर पहले का चार्ज क्रिएट किया हुआ था, जिससे हमने खरीदी उसने क्रिएट किया। तो जिस दिन हम खरीदेंगे हमारा फर्ज है कि हम उसी दिन उस चार्ज को रजिस्टर करें, क्योंकि अब प्रॉपर्टी अगर कंपनी की ऑनरशिप में आ गई है तो जाहिर बात है कल को वो चार्ज भी कंपनी का ही जिम्मेदारी होगी, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि हाँ, जब आप एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हो ना तो ये बायर की जिम्मेदारी होती है कि ये अज्यूम किया जाता है कि बायर ने खरीदने से पहले ड्यू डिलिजेंस की थी, उसको पता था कि इस प्रॉपर्टी पे चार्ज है। अगर अगर कल को पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी पे चार्ज था और बायर को नहीं पता था तो ये बायर की ही अपनी गलती है, ठीक है। अगर आप चार्ज उस वक्त रजिस्टर नहीं करा सकते तो बाद में भी आप करा लेते हो, इसमें मतलब इस तरह का कोई मसला नहीं है। और अगर चार्ज की टर्म्स ऑफ कंडीशन में कोई मॉडिफिकेशन आती है तो उसको भी फिर आपने बताना होता है साथ साथ। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मतलब। अब इसमें है कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पहली जिम्मेदारी तो कंपनी की होती है कि वो चार्ज को रजिस्टर कराए, लेकिन अगर कंपनी नहीं कराती तो जो भी क्रेडिटर वगैरह बंदा है जाहिर बात है उनका भी नुकसान होगा तो वो भी रजिस्टर करा लेते हैं। और इस तरह के अगर वो रजिस्टर कराते हैं तो फिर उनका जो भी खर्चा है वो कंपनी से लेंगे। अगर आप रजिस्टर कराते हो और इसमें कोई गलती हो जाती है या आप रजिस्टर कराना भूल जाते हो तो आप एसएससी को रिक्वेस्ट करते हो, और अगर उनको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं है तो फिर आपको वो इजाजत दे देती हैं और आप लेट रजिस्टर करा लेते हो, कोई मसला। अब ये एक मजे का है कि आपने चार्ज क्रिएट कराया है एसेट के ऊपर, और एसेट जो है ठीक है, फिर आपने जो उधार लिया था किसी बंदे से, मैंने 1 लाख रुपए उधार लिए किसी बंदे से और उसके बदले मैंने अपना गिरवी रखवा दिया, अपनी मशीन गिरवी रखवा दी, तो अब मैंने उसको 1 लाख रुपए वापस कर दिए, तो जाहिर बात है वो चार्ज अब खत्म हो जाएगा उस मशीन के ऊपर से, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम रजिस्ट्रार को बताते हैं कि हमने पैसे उसके अदा कर दिए हैं और रजिस्ट्रार को ये चार्ज खत्म कर दो। पैसे देने के 30 दिनों के अंदर अंदर हमने ये बात बतानी है। जब कंपनी रजिस्ट्रार को ये बात बताएगी तो रजिस्ट्रार जो होल्डर है यानी कि जो क्रेडिटर है उसको एक नोटिस भेजता है और उसको कहता है कि तुम मुझे 14 दिनों के अंदर अंदर बताओ कि मैं इस चार्ज को क्यों ना रिकॉर्ड करूँ, ये जो कंपनी ने मुझे बात बताई है मैं इसको क्यों ना रिकॉर्ड करूँ। अगर तो वो आपको क्रेडिटर 14 दिनों के अंदर अंदर कोई बात नहीं बताता तो रजिस्ट्रार अपनी बुक से वो चार्ज खत्म कर देता है, लेकिन अगर वो कोई बात बता देता है तो फिर रजिस्ट्रार कंपनी को बताता है कि मैं तुम्हारी बात रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मुझे क्रेडिटर ने कहा है कि उससे कोई पैसे नहीं मिले, ठीक है।
अगर फर्ज करो कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाती है और उसे कहती है कि ये चार्ज खत्म कर दो, मेरे पैसे दे दिए हैं, और साथ एनओसी सर्टिफिकेट दे देती है। एनओसी होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसपे क्रेडिटर ने लिखा होता है कि मुझे कोई मसला नहीं है इस बात से, ठीक है। तो इस तरह का सर्टिफिकेट सबमिट करा देती है, तो फिर रजिस्ट्रार क्रेडिटर को नोटिस नहीं भेजता, होगी 14 दिनों वाली कहानी फिर नहीं होती, ठीक है। फिर अगर तो फर्ज को रजिस्ट्रार को ना कंपनी बताती है ना क्रेडिटर बताता है कि पैसे मिल गए हैं, पैसे दे दिए हैं, लेकिन उसको कहीं और से पता चलती है ये बात, तो वो खुद से भी इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड वगैरह कर सकता है, ठीक है। ये सिंपल रजिस्टर की बात है कि एक रजिस्टर रजिस्ट्रार ने मेंटेन किया होता है, कंपनी ने मेंटेन किया होता है, और इसमें से कुछ नहीं। ये है सीरीज ऑफ डिबेंचर्स। सीरीज ऑफ डिबेंचर्स का मतलब ये होता है कि अगर एक कंपनी ने मल्टीपल डिबेंचर्स यानी कि लोन इशू करने हैं, तो कंपनी क्या करती है कि जो डीड होती है यानी कि जो मेन आप कहें कि इंस्ट्रूमेंट होता है वो एक ही रखती है, और उसके बाद बैचेस में आगे डिबेंचर इशू करती है, उन्हें हम कहते हैं सीरीज ऑफ डिबेंचर्स। और अगर इस तरह का कोई डिबेंचर हो, तो आपने जिस दिन डीड एग्जीक्यूट हो गए, यानी डीड जो है आपने उस पर पैसे देना शुरू कर दिए, उस पे आपने डिबेंचर साइन वगैरह हो गए, तो उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रार को बताना है। और आपने उसमें क्या बताना है कि इस जो पूरी सीरीज में इशू कर रहा हूँ लोन की, इस पूरी लोन से मुझे कितनी अमाउंट मिलेगी, हर सीरीज की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, ठीक है, और इनके अगेंस्ट मुझे क्या सिक्योरिटी हमने दी है, ठीक है, और जो भी अगर कोई प्रॉपर्टी दी है तो उसकी अमाउंट और ट्रस्टी वगैरह की सारी कहानी, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, ट्रस्टी बेसिकली क्या होता है। हमने क्रेडिटर को अपनी कोई मशीन, कोई बिल्डिंग, इस तरह की चीज दे दी, गिरवी रखवा दी उसके पास, तो हम लोग एक ट्रस्टी दरम्यान में ले आते हैं। ट्रस्टी एक बंदा होता है जो कि जो भी प्रॉपर्टी पे हमने चार्ज क्रिएट किया है उसकी जिम्मेदारी उसने उठा दी होती है, ठीक है। ट्रस्टी उस प्रॉपर्टी का ख्याल रख रहा होता है और सारे काम उसके होते हैं अंडर, ठीक है, रादर देन ये कि वो क्रेडिटर के पास। तो ट्रस्टी के पास राइट होता है कि वो कंपनी से वसूली करता है पैसे को, ठीक है। अगर कंपनी उसको पैसे नहीं देती, उसको बोला था मैं पैसे दूँ लेकिन अब दे नहीं रही पैसे, या फिर फर्ज करो कोई जलजला आया, सैलाब आया, बिल्डिंग टूट गई, कोई उसको नुकसान हुआ, और पहले वो बिल्डिंग 1 लाख रुपए की बिक रही थी, अब वो 20 हजार की बिक रही है, तो अब तो डिफरेंस आ गया ना। तो ट्रस्टी ने कंपनी को बताया कि इस प्रॉपर्टी को नुकसान हो गया और अब ये मुझे पूरी नहीं पड़ी, तो मुझे मजीद कुछ छोड़ दो एज अ सिक्योरिटी, और कंपनी नहीं देती। या फिर कंपनी ने बोला तो था कि मैं ट्रस्टी को दूंगी बिल्डिंग, लेकिन अब दे नहीं रही है। इस तरह के कोई भी सिनेरियो होते हैं तो ट्रस्टी के पास ये राइट होता है कि वो केस कर सकता है कंपनी के ऊपर, ठीक है। जब ऐसा कोई केस होता है तो फिर कोर्ट देखता है कि क्या ट्रस्टी ने पूरी कोशिश की है कंपनी से पैसे लेने की, और अगर की है तो फिर जो है वो होता है केस आगे बढ़ता है, अगर नहीं की तो फिर केस नहीं बढ़ता, ठीक है। अगर ट्रस्टी कंपनी डिफॉल्ट करती है पैसों पे, तो ट्रस्टी के पास राइट है कि वो कंपनी की प्रॉपर्टी बेचे और पैसे ले ले, ठीक है, इस तरह के केसेस। रिसीवर और मैनेजर में बहुत मेन मेन बातें, इसका मेन पॉइंट ये है कि जब एक कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी बेचने लगे, तो एक रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट होता है जो कि इस चीज को देखता है कि ये प्रॉपर्टी कितने की बिकी है। अब जाहिर बात है अगर हमने 1 लाख रुपए का उधार लिया था तो प्रॉपर्टी 2 लाख की बिकी है, तो हम 1 लाख उस बंदे को देंगे और 1 लाख खुद रखेंगे, ठीक है। तो रिसीवर और मैनेजर इस बात को इंश्योर करते हैं कि ये प्रॉपर्टी कितने की जा रही है, कितने की आ रही है, और सारी रिसीट्स और पेमेंट्स को मैनेज करते हैं। तो ये बहुत आसान है, इसको एक दफा खुद पढ़ लें, बहुत कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ये इसकी डिस्क्वालिफिकेशन, ये 5 रुपए में एक दफा आया था ऑपोजिट करके, कि कौन सा बंदा ऐसा है जो कि क्वालिफाइड है रिसीवर और मैनेजर बनने के लिए। अब हमने ये चीज नहीं पढ़ी हुई कि कौन क्वालिफाइड है, लेकिन हमने ये तो पढ़ा हुआ है ना कि कौन क्वालिफाइड नहीं है, तो इसको हम उल्टा करेंगे। एक बंदा जो कि मेजर हो, एक बंदा जो कि साउंड माइंड का हो, एक बंदा जो कि बॉडी कॉर्पोरेट ना हो, ठीक है, एक बंदा जो कि किसी कंपनी का डायरेक्टर ना हो, तो इसी पे हम नॉट नॉट लगाकर, तो इस तरह की चीजें भी आती हैं, इसलिए इसको आप लोग एक बार पढ़ लें क्योंकि ये 5 शुरू में आया है। तो बस इस चैप्टर के अंदर यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और ये हो गया क्लियर, तो फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13। चैप्टर 13 में मेनली रेगुलेशन है और ये रेगुलेशन बहुत लेंथी है, तो आई वुड एडवाइस कि आप लोग पहले अपने मेन मेन टॉपिक्स को क्लियर करें, और अगर वो उन पे आपकी ग्रिप अच्छी है तो फिर आप इन लेंथी रेगुलेशंस की तरफ जाएं, क्योंकि मैंने इस पे बहुत मेहनत की थी पर मुझे इनका फायदा इतना नहीं हुआ था, इतना क्या बिल्कुल ही नहीं हुआ।
तो इसलिए मैं कहूंगी कि पहले आप लोग अपने सेक्शंस कवर करें और इसके बाद टाइम हुआ तो फिर आप लोगों ने इन रेगुलेशंस को देखना है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर, दो ही हैं मेन लेकिन इंपॉर्टेंट है। पहला है ये डिस्काउंट पे शेयर्स। डिस्काउंट पे शेयर्स होते हैं कि एक कंपनी की जो शेयर्स होते हैं उनकी दो वैल्यू होती है। एक होती है पार वैल्यू। पार वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसपे कंपनी ने शेयर इशू किया होता है, जब वो पहली दफा इशू करी थी शेयर्स। नॉर्मली ये ₹10 नहीं होती है। तो एक कंपनी की पार वैल्यू ₹10 है। दूसरी होती है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू होती है कि एक कंपनी अपनी परफॉर्मेंस उसकी कितनी अच्छी है, जितना वो अच्छा परफॉर्म करेगी मार्केट में उसकी शेयर्स की उतनी ज्यादा वैल्यू होगी। तो हो सकता है कि एक शेयर की पार वैल्यू तो ₹10 हो लेकिन मार्केट में वो ₹150 का बिक रहा हो। तो इस तरह होता है, ठीक है। अब एक कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे इशू कर रही है तो इसका मतलब है कि वो अपने शेयर पार वैल्यू से कम अमाउंट पे इशू कर रही है, ठीक है। तो आपका एक शेयर जो कि मार्केट में 150 का फर्स्ट फ्लोर बिक रहा है, आप उसको ₹9 ₹8 पे इशू ही नहीं कर सकते। तो इसको रेगुलेट करते हैं कंपनीज, ठीक है। और कुछ कंडीशंस मीट हो तो तब आप ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि आप एक शेयर डिस्काउंट पे इशू कर ही नहीं सकते अगर आपके बिजनेस को कमेंस हुए स्टार्ट हुए 3 साल नहीं हो, 3 साल से ज्यादा टाइम हो तो फिर आप ये काम करें। अगर आप शेयर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, उसमें लिखना है कि आप कितने शेयर्स इशू कर रहे हो, डिस्काउंट रेट क्या है, प्राइस क्या है, ठीक है। अब इसमें दो केसेस है, एक तो लिस्टेड कंपनी, एक तो अनलिस्टेड कंपनी। सबसे पहले तो बात यह है कि आप डिस्काउंट पे इशू करोगे। मैं आपको इसके पैटर्न के हिसाब से नहीं बता रही बल्कि अलग तरीके से बता रही हूँ जिससे समझना ज्यादा आसान हो। यहाँ पे बातें ऊपर नीचे लिखी। तो पहली बात तो ये है कि लिस्टेड और अनलिस्टेड दो कंपनीज के बीच में डिस्ट्रिक्शन आपको, ठीक है। आप डिस्काउंट पे इशू करने के लिए एसईसीपी की इजाजत आपको चाहिए होती है, ठीक है। अब लिस्टेड कंपनी को एसईसीपी की इजाजत नहीं चाहिए अगर वो जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो उसकी पार वैल्यू का 90% है। अभी मैंने आपको बताया कि पार वैल्यू जो उसकी प्राइस होती है, ठीक है, जिसपे इशू किया होता है पहली दफा। तो अगर आप पार वैल्यू का 90% लें और उतने पे कंपनी इशू कर रही है, यानी 10 का 90% बनेगा ₹9। अगर एक लिस्टेड कंपनी ₹9 पे अपना शेयर इशू कर रही है तो उसको इजाजत की जरूरत नहीं, लेकिन अगर 9 से कम पे कर रही है तो उसको इजाजत की जरूरत है, ठीक है। अब ऊपर दूसरा केस आ गया कि अब लिस्टेड कंपनी को इजाजत डिस्काउंट पे इशू करने की तभी होगी अगर उसकी मार्केट प्राइस उसकी पार वैल्यू से कम चल रही हो कॉन्टिन्यूसली 90 दिनों। यानी आप पिछले 90 दिनों का डाटा उठाओ और देखो कि 90 दिनों लगातार जो है कंपनी की पार वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल ₹10 है तो कंपनी मार्केट में उसका शेयर ₹8 का बिक रहा है। तो इस केस में फिर कंपनी को अलाउ हो सकता है कि वो डिस्काउंट में इशू करे, ठीक है। अब दूसरा, कंपनीज अप्लाई करती है एसईसीपी को। एसईसीपी जब उन्हें इजाजत दे देती है तो उसके 60 दिनों के अंदर अंदर कंपनीज अपने शेयर इशू कर देती है। तो उन्होंने कहा कि एसईसीपी भी इजाजत देने के लिए कुछ कंडीशंस को देखती है जो कि यहाँ लिखी हुई है कि एसईसीपी इजाजत नहीं देती। अब इन पॉइंट्स को अपने बोर्ड से पढ़ना भी है और देखना भी है। अगर ऑफर प्राइस कम है, ऑफर प्राइस क्या है, जिस प्राइस पे हम ऑफर कर रहे हैं मार्केट में वो नीचे जो दी हुई प्राइसेस है उनसे कम है। लिस्टेड कंपनी के केस में आपने प्रीवियस 90 डेज का डाटा उठाना है और देखना है कि 90% जो डेली क्लोजिंग प्राइस है उससे कम। यानी कि फर्ज करें आपकी प्रीवियस 90 डेज में जो क्लोजिंग प्राइस चल रही है वो ₹10 चल रही है एवरेज, ठीक है। उस ₹10 का 90% क्या हुआ, 9। अगर आप 9 से कम अमाउंट पे बेच रहे हो यानी कि ₹8 पे बेच रहे हो तो एसईसीपी आपको इजाजत नहीं देता, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। दूसरा, अदर देन लिस्टेड कंपनी के केस में क्या होगा कि आप ब्रेकअप वैल्यू का शेयर लेते हो। ब्रेकअप वैल्यू आसान अल्फाज में ये होता है कि अगर आज कंपनी को हम लिक्विडेट करें और उसके एसेट्स बेचे जाए मार्केट में तो वो कितने के बिकेंगे, ठीक है। अगर ऑफर प्राइस उस अमाउंट से कम है तो भी एसईसीपी इजाजत नहीं देता, ठीक है। अब बस मुश्किल पॉइंट्स इसके खत्म हो गए। बाकी इसमें यही है कि अगर आप डिस्काउंट पे शेयर इशू करते हो तो आपके प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हर जगह पे ये बात लिखी होनी चाहिए कि आपने डिस्काउंट पे इशू किया। और अगर आप डिस्काउंट पे इशू करते हो तो आपके डायरेक्टर्स वगैरह को इजाजत नहीं होती कि वो डिस्काउंटेड प्राइस पे आपके शेयर खरीदें, बल्कि वो जो ओरिजिनल प्राइस होती है उसी पे खरीदते हैं, ठीक है। अब ये भी एमसीक्यूज में दो बहुत ज्यादा टेस्ट होने वाले सेक्शन हैं। एक तो ये है कि आप जब शेयर प्रीमियम पे इशू करते हो, डिस्काउंट तो हमने पढ़ लिया कि 10 का शेयर 9 पे जा रहा है, तो प्रीमियम क्या होगा, उल्टा 10 का शेयर आप 12 पे इशू कर रहे हो तो इस केस में ₹2 फालतू है आपके ऊपर, ठीक है। उसको हम कहते हैं प्रीमियम। और शेयर प्रीमियम को आप ऐसे नॉर्मली खर्च नहीं करते हो कंपनी में,
वो सिर्फ 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे खर्च हो सकते हैं। पहला है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है कंपनी बनाते वक्त शुरू शुरू में जो भी अखराजात हो, ठीक है। दूसरा है कि जब आप शेयर्स इशू करते हो तो आप कमीशन देते हो ब्रोकर्स को और डिफरेंट लोगों को, तो वो कमीशन अगर आप इस प्रीमियम में से दे सकते हो। दूसरा, आपने डिस्काउंट पे शेयर्स इशू किए, जैसे कि हमने भी पढ़ा, तो 10 का शेयर 8 में बेचा आपने, तो 2 रुपए का जो गैप है वो भी आप इस प्रीमियम से कवर कर सकते हो। एक और है फुली पेड बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स होते हैं कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनको आप डिविडेंड अगर किसी साल नहीं दे रहे हो, तो डिविडेंड की बजाय आप उसको कंपनी के शेयर्स ही मुफ्त में दे देते हो, उसको कहते हैं बोनस शेयर्स देना। वो डिविडेंड की फॉर्म होती है, ठीक है। तो वो अगर आप दे रहे हो तो उसका खर्चा भी आप अपने प्रीमियम वाले अकाउंट से निकाल सकते हो। और तीसरा पॉइंट इस पे लिखा हुआ है कि रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आप लोग अगर एफएससीआर पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं कि आप शेयर्स इशू करते हो लेकिन वो रिडीमेबल है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने 1000 रुपए का आज एक शेयर लिया है, तो आज से 4 साल बाद मैं कंपनी से कह सकती हूँ मेरे 1000 रुपए वापस करें। और कंपनी पे फर्ज है वो कि वो मेरे 1000 रुपए वापस करे, इसको कहते हैं रिडीमेबल। आप अपने पैसे रिडीम कर सकते हो। तो अगर इस तरह का आपने कोई शेयर इशू किया है तो वो जो रिडीम करने पे खर्चा होगा, वो जो 1000 रुपए बंदे को आप वापस दोगे, वो भी आप इस प्रीमियम में से निकाल सकते हो, ठीक है। और डिबेंचर्स ऑन प्रीमियम का मतलब है कि आपने 1000 रुपए आज कंपनी को दिए और 4 साल बाद आप कंपनी से कहते हो 1020 रुपए मुझे दो, तो जो 20 रुपए ऊपर है वो प्रीमियम है, ठीक है। दूसरा बोनस इशू है, यही है कि बोनस इशू आप शेयर इशू कर सकते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस स्कीम को अप्रूव करेगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो डिसीजन होता है आप एससीपी और स्टॉक एक्सचेंज वगैरह को बताते हो, ठीक है। आप दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है फर्दर शेयर्स का। इसके नाम से दिख रहा है फर्दर शेयर्स। एक बंदे के पास ऑलरेडी शेयर्स हैं और आप उसको ही मजीद शेयर्स दे रहे हो, ठीक है। तो जो भी आप ऑफर कर रहे हो उस डेट पे जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं उनको आप फर्दर शेयर्स ऑफर कर सकते हो, ठीक है। ऑफर शेयर्स फर्दर कर सकते हो, आप इनको एक लेटर भेजते हो जिसमें लिखा होता है कि हम आपको इतने शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, कि आपने खरीदने हैं या नहीं। अगर खरीदने हैं तो बता दो हमें, अगर नहीं बताएंगे तो हम समझेंगे कि आपने नहीं खरीदी। और लिस्टेड कंपनी के केस में अगर एक मेंबर को ऑफर होती है इस तरह शेयर खरीदने की, तो वो अगर खुद नहीं भी खरीदना चाहता तो वो अपनी ऑफर किसी और बंदे को दे सकता है, ठीक है, कि मैं नहीं खरीद रहा, मेरे हिस्से के शेयर्स तुम रख दो, ठीक है। अगर तो आप नहीं खरीदते हो शेयर्स तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो बाकी बंदों को ऑफर कर देते हैं, ठीक है। इसमें कोई इतना मतलब वो नहीं है, टेक्निकल पॉइंट कुछ भी नहीं है इसमें। ऑफर लेटर जो होता है उस पर 2 लेटर साइन करते हैं, आप लोगों को भेजते हो आगे। अगर गवर्नमेंट से आपने लोन लिया है, ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको कह सकती है कि मेरे जो लोन है इसको शेयर्स में कन्वर्ट करो। आप लोग कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा होगा, तो मेरे लोन को शेयर्स में कन्वर्ट करो। यूजुअली अगर ऐसा केस हो तो पहले ही लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस में कि ये लोन बाद में शेयर्स में कन्वर्ट होगा, लेकिन गवर्नमेंट ऐसे भी कह सकती है लोगों को। तो इस केस में अगर वो कहती है तो फिर आपको करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट की आपको सुननी पड़ती है। तो फिर आप जब गवर्नमेंट को शेयर इशू करोगे तो ऑब्वियसली आपका शेयर कैपिटल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आपके शेयर कैपिटल वाले प्रोसेस जो है उसको भी पूरा करना पड़ेगा आपको, जो ऊपर पड़ा था, तो रजिस्ट्रार को नोटिस वगैरह देना, ये सारा कुछ। अब बाकी ये रेगुलेशन है जिनका मैं कह रही थी कि बहुत लेंथी है। इसमें ये प्राइवेट कंपनी की प्राइवेट प्लेसमेंट छोटी सी रेगुलेशन है। इसमें ये है कि प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आप शेयर इशू कर रहे होते हो या तो आप लोन दे रहे होते हो लोगों को, लेकिन बहुत थोड़े लोगों को दे रहे होते हैं, ठीक है, जो कि इस के मुताबिक 50 से ज्यादा लोग नहीं होते, ठीक है। बहुत थोड़े लोगों को आप वो लोन दे रहे होते हो और इसको आप पब्लिकली एडवर्टाइज नहीं कराते मीडिया में, ठीक है। आपने एक साल में 2 से ज्यादा प्लेसमेंट नहीं करनी होती। आप एक मेमोरेंडम होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है इस चीज से रिलेटेड, और आप उसमें ये बात भी लिखते हो कि हमें जो आपसे पैसे मिलेंगे उनको हम कैसे यूज करेंगे, और फिर आपने उनको वैसे ही यूज करना, ठीक है। इसमें कोई इतना टेक्निकल पॉइंट नहीं है, लेकिन इससे एमसीक्यूज आए थे, ये 50 बंदों वाले भी आए थे कि आप कितने को कर सकते हो, एक साल में कंपनी कितनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, ये वाले एमसीक्यूज भी आए हैं, ठीक है। दूसरा, कंपनी डेट सिक्योरिटीज यानी कि लोगों को लोन भी दे सकती है, ठीक है। तो इस केस में कंपनी ने बताना होता है कि सिक्योरिटी क्या जो है रखवाई है, ठीक है। और ट्रस्ट डीड आप मेंटेन करते हो, जो पर ट्रस्टी वाला मामला होता है वो सारा होता है। तो इसमें ये छोटी सी है लेकिन इससे एमसीक्यूज आते हैं। बाकी ये वही फर्दर रेगुलेशंस हैं जो बहुत ज्यादा लेंथी। इसमें एक ही सेक्शन है रिटर्न एज टू अलॉटमेंट्स, यानी कि आप जब शेयर कैपिटल देते हो, अलॉट करते हो, यानी कि शेयर्स आपने अनाउंस किए, लोगों ने खरीदे, आप उनको शेयर्स दे रहे हो फिजिकली, इसको कहते हैं अलॉट करना शेयर्स, ठीक है।
इसको आपने रिटर्न फाइल करना होता है रजिस्ट्रार के साथ 45 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, तो आपने इस रिटर्न में जनरल बातें लिखनी होती है, कितने शेयर दिए, उनकी अमाउंट क्या थी, ठीक है, और कितने पैसे दिए गए एक शेयर के ऊपर। अब इसमें फिर ये बातें हैं जो हर एक अलॉटमेंट पे लिखी होती है। फिर आगे ये जो नीचे है ना, ये स्पेसिफिक होती जाती है। अगर शेयर्स के बदले आपको कैश मिला है तो आपने लिखना होता है कि कितना कैश मिला, और इस चीज को ऑडिटर से वेरीफाई भी कराना। अगर शेयर्स के बदले आपको कैश नहीं मिला बल्कि कोई काइंड में चीज मिली है, कंसिडरेशन, तो आपने उसकी अमाउंट लिखनी होती है, कौन सा एसेट था, कुछ सबूत लिखना होता है कि ये एसेट हमारे नाम पे ट्रांसफर भी हुआ है। अगर बोनस शेयर्स है तो उसमें तो आपको पैसे मिले ही नहीं होंगे, वो तो प्रीमियम देते हैं, तो उसमें आप जस्ट नंबर लिखने होते हैं और अमाउंट लिखनी होती है कि ये शेयर्स कितनी वैल्यू के थे और कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे। ठीक है, अगर डिस्काउंट में थे तो फिर आपने बताना होता है कि ये डिस्काउंट के शेयर्स थे, हमने एसएससीपी से अप्रूवल लिया था, उसके ऑर्डर की कॉपी लगाते हो। ठीक है, अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह को देते हो तो इसी तरह उनकी चीजें लगाते हो। तो इसमें जस्ट ये बातें हैं कि क्या क्या लगाना है, और मेन ये है कि कितने दिनों बाद अलॉटमेंट होगी, तो इस चीज को आपने याद करें। अब यहाँ पे चैप्टर 13 भी खत्म हो गया। अब लास्ट चैप्टर है चैप्टर 14 शेयर्स वाला। ये आप लोग क्लियर है तो बताएं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर चैप्टर 14 जो कि शेयर कैपिटल वाला है, इसके बाद हम कंपनी सेक्टर पे आएंगे। बायबैक इसका नाम है, ठीक है। बायबैक का मतलब है नाम से कि कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीदती है। ठीक है, तो एक कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीद सकती है। इसका भी मैं सीक्वेंस वो नहीं बताऊंगी जो यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे आगे पीछे बातें होगी। तो इसके लिए प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में ये बात करते हैं कि हाँ, ये शेयर्स जो है, ये शेयर्स जो है आप कर रहे हो कि आप शेयर्स बायबैक करना चाह रहे हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में ये बात बताते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में जब इस चीज को अग्री कर लेते हैं तो फिर वो मेंबर्स को ये बात बताते हैं, ठीक है, कि हम इस तरह अपने शेयर्स परचेज करते हैं। ठीक है, फिर मेंबर्स इस पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं और उनको सारी बातें बताई जाती हैं। ठीक है, उनके स्पेशल रेजोल्यूशन में आप बताते हो कि ये कितने शेयर्स आपने खरीदने हैं, क्यों खरीद रहे हो वापस, कितने का खरीदोगे, कितने टाइम पीरियड में खरीदोगे, पैसे कहाँ से आ रहे हैं आपके पास, ये सारी बातें आपने बतानी होती है। ठीक है, और आप ये जो डिसीजन होता है ये एसएससी और स्टॉक एक्सचेंज को बताते हैं। अब आप परचेज कर रहे हो अपने शेयर्स वापस, इसका मतलब आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत अमीर हो। तो जब आप अपने शेयर्स वापस खरीद रहे हो तो ये आपने कैश में फिर खरीदना होता है। ठीक है, कोई उधार वाला सीन नहीं है। अपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो रखे होते हैं उनमें से आप कैश से ये खरीदते हो। अब जब आपने शेयर्स अपने खरीद लिए वापस, तो इनके साथ आप दो सलूक कर सकते हो। या तो आप इनको कैंसिल कर सकते हो, या तो आप इनको ट्रेजरी शेयर्स रख सकते हो। ठीक है, अब जो कैंसिल करने वाला ऑप्शन है ना, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी को अवेलेबल है। ठीक है, सॉरी, जो कैंसिल करने वाला ऑप्शन है ना, ये अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनी और लिस्टेड कंपनी सबको अवेलेबल है। अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनी के ऊपर लेकिन लाजमी होता है कि वो कैंसिल ही करें। जो ट्रेजरी शेयर्स वाला ऑप्शन है ना, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी को अवेलेबल है। ठीक है, अब लिस्टेड कंपनी अपने ट्रेजरी शेयर यानी अपने पास खजाने में रख लिए अपने शेयर्स। तो इन शेयर्स के साथ दो काम है जो आप नहीं कर सकते हो, और दो काम है जो आप कर सकते हो। ठीक है, जो दो काम नहीं कर सकते हो वो ये, पहला तो ये है कि वोटिंग राइट्स इस पे नहीं हो सकती, यानी कि कोई मीटिंग हो रही है उसमें शेयर होल्डर किसी मसले पे वोट कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जो मेरे खजाने में शेयर्स पड़े हैं ना उनके भी हम वोट देते हैं, उन पे वोटिंग राइट नहीं होती। ठीक है, आप सस्पेंड कर देते हो। दूसरा है डिविडेंड। इसी तरह जब आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते कि उन शेयर्स पे भी डिविडेंड दो जो कि अंदर पड़े हैं, तो इस तरह इन शेयर्स पे डिविडेंड भी नहीं होता। ठीक है, अब वो दो काम जो आप इन शेयर से कर सकते हैं वो ये, एक तो ये कि जब आप बोनस शेयर्स दे रहे हो अपने मेंबर्स को, तो वो आप ट्रेजरी शेयर में से निकाल के दे सकते हो। ठीक है, इसी तरह आपकी जो ट्रेजरी शेयर्स है उनकी रिडम्पशन हो रही है, यानी कि अगर वो रिडीमेबल है कुछ टाइम बाद, तो उस केस में भी आप वो भी अमाउंट जो है अपने जो खजाने में शेयर्स पड़े हैं ना उनसे दे सकते हो। ठीक है, अब ये जो आप परचेज करते हो अपने शेयर्स खरीदते हो ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है, इस
जो रेगुलेशंस है, चैप्टर है, इस पे एक ही सेक्शन है, बाकी सारी इस पे रेगुलेशंस है। तो रेगुलेशंस का मैं आपको मेन बता देती हूँ कि इसकी रेगुलेशन मेन है क्या, ठीक है। तो पहले रेगुलेशन में तो ये है कि कौन सी कंपनी है जो कि परचेज कर सकती है और कौन सी कंपनी है जो कि नहीं कर सकती। तो जो नहीं कर सकती वो हम पहले पढ़ेंगे, और वो ये है, एक ऐसी कंपनी जिसकी वाइंडिंग अप चल रही है। अब ये पॉइंट बहुत बेसिक से पॉइंट है कि अगर एक कंपनी की वाइंडिंग अप चल रही है, उसके पास पैसे ही नहीं है और वो कंपनी अपने शेयर खरीदने में लगी है, ये काम नहीं हो सकता। इसी तरह अगर रीअरेंजमेंट, रिकंस्ट्रक्शन होती है, यानी कि एक कंपनी अब अपने ऑपरेशंस को सही से नहीं चला पा रही है, लॉस में जा रही है, और उसके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटर से अपॉइंट किया जाता है जो कि इस कंपनी की रिकंस्ट्रक्शन करता है, दोबारा से उसके सारा मॉडल कंपनी का चेंज होता है, और वो, तो इस केस में भी अपने शेयर्स बायबैक नहीं कर सकते। आपने जो है ऑफर की है शेयर्स, यानी कि सिक्योरिटी से जब हम कल के उसमें पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि आप अपने शेयर्स इशू करते हो मार्केट में और लोग उसको खरीदते हैं। एक हाथ से आपने शेयर्स इशू किए हैं मार्केट में लोगों को बेचने के लिए, दूसरे हाथ से आप अपने शेयर्स वापस खरीद रहे हो, तो ये काम भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह आपने एक मीटिंग में बताया कि हम अपने शेयर्स बायबैक करेंगे, मेंबर्स ने कहा नहीं कोई जरूरत, फिर आप 6 महीनों बाद दोबारा बायबैक वाला काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर आपने इसको ज्यादा टाइम गुजरने देना होता है इस चीज, ठीक है। तो दूसरा है कौन से लोग अपने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। पहला तो ये कि वो लोग जो कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज पे कम से कम 3 साल के लिए रजिस्टर्ड हो, वो लोग जिनका मिनिमम कैपिटल जो चाहिए वो पूरा हो रहा है, उन्होंने मेंबर्स का अप्रूवल ले लिया है, ठीक है, और उन्होंने इस बात को इंश्योर किया है कि उनके पास पैसे हैं, और बायबैक करने के बाद भी अगले 1 साल तक उनके पास इतने पैसे होंगे कि वो अपने क्रेडिटर्स को टाइम पे उधार वापस कर सकते, ठीक है। क्योंकि आपके पास अगर लोगों को पैसे उधार देने के लिए पैसे नहीं है तो बायबैक करने की तो कोई स्थिति नहीं बनती, ठीक है। ये प्रोसीजर है, बहुत इसमें लिखा हुआ है कि आप अपना स्टॉक एक्सचेंज के बाद अकाउंट खुलवाते हो, ब्रोकर रखते हो मार्केट में, ठीक है। फिर जो है शेयर वापस खरीदे जाते हैं, किस प्राइस पे खरीदे जाते हैं, जो कि उस दिन चल रही होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। ये जनरल जनरल सी बातें इसमें ऐसे कुछ। ये फिर ट्रेजरी शेयर्स की बात है, ये वाला पॉइंट भी एमसीक्यूज में आ चुका है कि कंपनी का जो टोटल पेड अप कैपिटल होता है ना, उसका 20% ही आप ट्रेजरी शेयर्स में रख सकते हो। आपने जितने भी शेयर्स खरीदे आप देखते हो उसका जो 20% है वो मैक्सिमम अमाउंट आप रख सकते हो ट्रेजरी शेयर्स, बाकी आपको फिर कैंसिल ही करने पड़ते हैं, ठीक है। आप आप लोग को अगर पता हो तो एक कंपनी के शेयर्स के अंदर भी काइंड्स और क्लासेस है। काइंड ऐसी होती है जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी के शेयर है, उसकी दो काइंड्स है, एक ऑर्डिनरी शेयर है और एक प्रेफरेंस शेयर है, ये दो काइंड्स होती है, ठीक है। क्लासेस होती है कि एक काइंड के अंदर मल्टीपल क्लासेस, जैसे ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, इसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, ठीक है। तो अगर आप डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स खरीद रहे हो तो हर क्लास का फिर आपने 20% देखना होता है, ठीक है। और जो भी ट्रेजरी शेयर्स होते हैं वो आप सीडीसी के पास एक ब्लॉक अकाउंट पे रखते हो, इनको आप कोलैटरल यानी कि मॉर्गेज गिरवी रखवा नहीं सकते इन शेयर्स को, ठीक है। फिर उसके बाद है कि इनको आप बेचना कब है, 6 महीनों के अंदर अंदर आप बेच सकते हो परचेज करने के बाद। इसके लिए भी आपको बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होता है, बोर्ड का अप्रूवल लेने के बाद आप पब्लिक अनाउंसमेंट करते हो, एक बंदा अपॉइंट करते हो जो कि सारी सेल को देखता है, ठीक है, और प्राइस वगैरह आप देखते हो। फिर अगर आप शेयर्स बेच रहे हो, ठीक है, तो आपने सिक्योरिटीज एक्सचेंज को बताना होता है, ठीक है। अगर एक हाथ में आपने शेयर्स ऑफर किए हुए हैं पब्लिक को सिक्योरिटीज एक्ट के अंदर, तो दूसरे हाथ से आप डिस्पोज ट्रेजरी शेयर्स को डिस्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। और जब तक कंपनी के ट्रेजरी शेयर सारे बिक नहीं जाते, जब तक कंपनी के पास ट्रेजरी शेयर्स पड़े हुए हैं, तब तक कंपनी बोनस शेयर्स नहीं इशू कर सकती और फर्दर कैपिटल भी नहीं इशू कर सकती, ठीक है। सॉरी, बोनस शेयर्स कर सकती है, फर्दर कैपिटल नहीं इशू कर सकती, क्योंकि हमने पढ़ा कि बोनस शेयर्स तो करते ही आप ट्रेजरी शेयर्स में से इशू हो, ठीक है। अब ऑब्लिगेशंस और रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जो कंपनी कर रही है बायबैक, उसने एसईसी स्टॉक एक्सचेंज को बतानी है सारी चीजें। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा तो जिस दिन पास होगा उससे अगले दिन अगेन एसईसी सिक्योरिटीज एक्सचेंज सीडीसी को बताना है, पब्लिकली अनाउंस करनी है ये चीज 7 दिन पहले, परचेज पीरियड स्टार्ट होने से 7 दिन पहले बताना है, ठीक है। एसएससीपी को अनाउंसमेंट अपनी सबमिट करानी है, ठीक है। अपने पैसों वगैरह को सारा को देखना है कि सब कुछ पूरा है, अपने शेयर्स कैंसिल करने हैं, अगर खरीद लिया उसने शेयर्स तो खरीदने के 10 दिनों के अंदर अंदर उनको कैंसिल करना है, ठीक है। अपनी एनुअल रिपोर्ट में बताना है कि उसने कितने खरीदे, कितने कीमत पे खरीदे, ठीक है, सारा कुछ। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट यही थे इसके अंदर। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर 14 खत्म हो गया और अब स्टार्ट होगा
चैप्टर 9 बाइंडिंग अप जो है उसका हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है? मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर चैप्टर 9 पढ़ते हैं। अब चैप्टर 9 बहुत लेंथी है, ठीक है। उसके एंड में काफी छोटे छोटे सेक्शन लिखे हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर 9 को मैं आपको स्टार्ट करने से पहले उसमें बातें बता देती हूँ मैं। तो उसके अंदर तीन चीजें हैं। पहला तो ये है कि बाइंडिंग अप तीन तरीकों से होती है। एक तो कोर्ट आपकी बाइंडिंग अप करता है, दूसरा तो ये है सुपरविजन ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट की सुपरविजन के अंदर होता है, और दूसरा मेंबर्स खुद बाइंडिंग अप करते हैं जिसको हम वॉलंटरीली बाइंडिंग अप कहते हैं। तो ये तीन तरह से बाइंडिंग अप होती है कोर्ट की। तो इसमें जो मेन बाइंडिंग अप है वो है जो कोर्ट करता है, ठीक है। बाकी दोनों मेन ही है, लेकिन इसके ज्यादातर सेक्शंस हैं और बाकी दोनों सेक्शंस इसी से मिलते जुलते हैं, जिनमें एक एक दो दो चीजों की चेंजिंग एक एक दो दो चीजों की चेंजिंग है। तो हम लोग मेन जो कवर करेंगे वो बाइंडिंग अप पर कोड करेंगे, और उसके बाद जो बाकी दोनों बाइंडिंग अप्स हैं वो बिल्कुल सेम सेक्शंस हैं। इवन कि वहां पे लिखा हुआ बुक में यही चीज है कि ये ऊपर वाले जो आपने सेक्शंस पढ़े हैं ना, उन्हीं जैसा है, सवाई इस चीज को आप चेंज करें। तो हम लोग मेन उसको कवर करेंगे, बाकी दोनों ऑटोमेटिकली हमारे कवर हो जाए। जहाँ तक ये रिकॉर्डिंग वाला है मैं देखती हूँ, इफ इट्स पॉसिबल तो फिर हम ये लाजमी शेयर करेंगे। बाइंडिंग अप के चैप्टर में ये है, सबसे पहले तो इसमें कॉन्ट्रीब्यूटरी एक टर्म है। कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है कि जब कंपनी वाइंड अप होती हो तो हर वो बंदा जो कि लायबल है कि वो अब कंपनी को पैसे दे या कंपनी के उसमें कंट्रीब्यूट करे, ठीक है, एसेट्स में कंट्रीब्यूट। अब इसमें वही तीन बातें, या तो कोर्ट वाइंडिंग अप कर सकता है, या आप खुद कर सकते हो, या सुपरविजन ऑफ कोर्ट में होती है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज। अब कॉन्ट्रीब्यूटरी नॉर्मली शेयर होल्डर्स होते हैं। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो मैंने 10 रुपए का एक शेयर खरीदा और उस वक्त मैंने सिर्फ 5 रुपए दिए। अब कंपनी वाइंड अप हो रही है तो मैं कितनी लायबल होंगी? जो मेरे शेयर्स पे अनपेड अमाउंट है, यानी कि बकाया के 5 रुपए, मैं सिर्फ उतना ही देने के लिए लायबल हूँ, उससे ज्यादा मेरी कोई लायबिलिटी नहीं। इसी तरह अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो जितने की बंदे ने गारंटी उठाई होगी वहां तक के लिए लायबल होगा, ठीक है। अगर अनलिमिटेड है तो फिर बस उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, ठीक है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट जो कि न्यू है वो ये है कि एक कंपनी अगर आज के दिन वाइंड अप हो रही है, तो आज के दिन जो जो कंपनी के मेंबर्स होंगे वो तो जाहिर सी बात है लायबल होंगे कि पैसे दें जो भी कंपनी को उनके देने बनते हैं। लेकिन एक ऐसा बंदा जो कि आज से 1 साल पहले कंपनी छोड़ के चला गया, वो भी लायबल होता है, ठीक है। 1 साल से पुराने बंदे लायबल नहीं होते, लेकिन 1 साल तक बंदे लायबल होते हैं। लेकिन इसमें कुछ सीन्स है। पहला तो ये है कि अगर आपने वो कर्जा लिया था, उसके मेंबर, जब वो मेंबर छोड़ के चला गया उसके जाने के बाद आपने कर्जा लिया, तब वो नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। और दूसरा ये केस है कि कोर्ट को लगता है कि अभी जितने मेंबर हैं ना कंपनी के, वो नहीं कर सकते, मतलब वो आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो पैसे हैं, उनको पूरा नहीं कर पा रहे। तो इस केस में पुराना बंदा होगा लायबल, अदरवाइज वो लायबल नहीं होता, ठीक है। यानी कि नॉर्मल नहीं है, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं तो वो करता है, अदरवाइज वो नहीं करता। इसी तरह एक डायरेक्टर जो कि जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, फिर ऑब्वियसली उसके अनलिमिटेड है, वो तो जब तक पैसे नहीं पूरे होंगे उससे लूटेंगे, ठीक है। दूसरा है, ये वो बंदे हैं जिनको भी आप कंट्रीब्यूटरी समझ सकते हो कुछ केसेस में। पहला तो केस ये है कि ओरिजिनल मेंबर की डेथ हो गई है, तो आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होंगे, ठीक है। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है नहीं देते पैसे,
तो फिर जो मर गया बंदा उसकी प्रॉपर्टी वगैरह देखी जाती है, उनसे पैसे निकाले जाते हैं। दूसरा इंसॉल्वेंसी, कि अगर जो ओरिजिनल बंदा था उसकी वो इंसॉल्वेंट हो गया, हमारे सर कहते थे दिवालिया निकल गया, यानी कि अब उसके पैसे खत्म हो गए हैं, तो फिर उसको एक असाइनी दिया जाता है जो कि उसके पैसों को देखता है। तो इस केस में वो लायबल होगा। फिर अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी हमें पता है कि एक कंपनी भी दूसरी कंपनी के मेंबर हो सकती है, तो कंपनी ए की वाइंडिंग अप हो रही है, कंपनी बी उसकी मेंबर थी, ठीक है, कंपनी बी उसकी मेंबर थी, लेकिन हमें पता चला कि कंपनी बी की भी वाइंडिंग अप हुई, तो कंपनी ए को खुद पैसे चाहिए थे और कंपनी बी के पैसे देने बनते थे क्योंकि कंपनी बी उसकी मेंबर है। तो लेकिन क्योंकि कंपनी बी की खुद बाइंडिंग अप हो रही है, तो इस केस में फिर कंपनी बी के लिक्विडेटर को हम जाके पकड़ते हैं और वो कंपनी बी के एसेट्स वगैरह बेचता है और उस हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। अब एक कंपनी वाइंड अप हो रही है, वो जब तक उसकी फाइनल डिसोल्यूशन, ये कॉन्सेप्ट हम आगे एक सेक्शन में पढ़ेंगे, जब तक वो नहीं हो जाती उसको हम कंपनी समझते हैं, उसके पास सारे हकूक सब कुछ कंपनी वाले होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ऑप्शनली स्टार्ट हो रही है वाइंडिंग अप बाय कोड। अब इसके ये आप इसको पढ़े तो ये एक सीक्वेंस में चलता है, ठीक है। पहला है पेटिशन, एक एप्लीकेशन फाइल होती है, फिर आपका एक मैनेजर अपॉइंट होता है, वो मैनेजर वाइंडिंग अप का ऑर्डर लेता है और अब लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। वो लिक्विडेटर आते साथ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाता है कि इस वक्त कंपनी के क्या हालात है, वो रिपोर्ट करता है कोर्ट को, फिर वाइंडिंग अप की प्रोसीजर स्टार्ट करता है, कंपनी के जो पैसे होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, और सारा कुछ काम खत्म हो जाता है तो अब कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सीक्वेंस पे ये सारे प्रोसेस है। पहला है पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप। तो उन्होंने कहा कि कुछ केसेस है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से भी और डिस्क्रिप्टिव के लिहाज से। तो कुछ केसेस है जिसमें कंपनी वाइंड अप होती है बाय कोर्ट, ठीक है। पहला तो ये है कि कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया है कि वो बाय कोर्ट वाइंड अप होगी। दूसरा है कि कंपनी ने अपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं रखी, या फिर स्टैट्यूटरी मीटिंग में जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बना के रजिस्ट्रार को सबमिट करा के वो नहीं थे। तो हमें पता है स्टैट्यूटरी मीटिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी मीटिंग वाले चैप्टर के अंदर, कि जब कंपनी नई नहीं बनती है तो अपनी पहली मीटिंग जो कराती है स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है, ठीक है। दूसरा एजीएम जो कि कंपनी की हर साल होती है, कंपनी 2 एजीएम लगातार नहीं कराती है, कंपनी अपने रिटर्न फाइल नहीं करती है, कंपनी के मेंबर्स, मिनिमम मेंबर्स की जो लिमिट है उससे नीचे गिर जाते हैं, और वो लिमिट कितनी है, पब्लिक कंपनी के केस में 3 मेंबर्स और प्राइवेट कंपनी के केस में 2 मेंबर्स। फिर अगला पॉइंट ये है कि कंपनी अपने कर्जे नहीं दे पा रही, कंपनी लिस्टेड कंपनी थी पहले लेकिन अब वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, कंपनी का एक अकलौता बिजनेस था कि वो लाइसेंस एक्टिविटी करे और अब उसका लाइसेंस उससे ले लिया गया। बहुत सारे काम ऐसे हैं एनबीएफसी और जो वो है एनजीओ वगैरह के काम है, इनके लिए लाइसेंस चाहिए होता है, अगर आपका लाइसेंस आपसे ले लिया गया है तो बस आप खत्म, ठीक है। इसी तरह आपको सेक्शन 42 जो कि पहले चैप्टर में लिखा हुआ है एंड जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इससे इसके अंडर आपको लाइसेंस दिया गया था, आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया, ठीक है। दूसरा क्या है कि एक लिस्टेड कंपनी पूरे 1 साल तक अपना काम नहीं कर, अब कारोबार नहीं शुरू करती, ठीक है। फिर थर्ड अगला है कि कंपनी बनाई थी और अब कंपनी अनलॉफुल काम कर रही है, ठीक है, वो काम जो पाकिस्तान में मना है वो कर रही है, कम मेंबर्स के साथ काम कर रही है, ठीक है, और इस तरह के एक्ट अगर कर रही है, अपने मेमोरेंडम के खिलाफ काम कर रही है, तो ये जनरल जनरल सी बातें, इनसे भी कंपनी वो हो जाएगी, ठीक है। अब एक तो यहाँ पे बात, 2 वर्ड है जिनकी आगे एक्सप्लेनेशन है। एक तो है अनलॉफुल, कि अनलॉफुल काम कौन सा होता है, ठीक है। दूसरा है अनएबल टू पे इट्स डेट्स, यानी कब समझा जाएगा कि कंपनी अपने पैसे देने के काबिल नहीं है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट है वो ये है अनएबल टू पे इट्स डेट्स, कि कंपनी तब समझा जाएगा कि कंपनी अपने पैसे देने के काबिल नहीं है, कि एक क्रेडिटर था जिसके कंपनी ने 1 लाख रुपए देने थे, ठीक है, या उससे ज्यादा पैसे देने थे, उसने कंपनी को नोटिस भेजा कि मेरे पैसे वापस करो, और कंपनी ने उस नोटिस को इग्नोर किया और 30 दिनों के अंदर अंदर उसको पैसे नहीं दिए। दूसरा कि वो बंदा किसी कोर्ट में चला गया, फिर उस कोर्ट ने कंपनी को नोटिस भेजा और कंपनी फिर भी पैसे नहीं दे पाई, ठीक है। या तो फिर कोर्ट में ये चीज प्रूव हो जाए कि कंपनी अब अपने पैसे लेने के काबिल नहीं रही, ये देखो इतने नोटिस भेजना सब कुछ किया अभी भी कंपनी ने पैसे नहीं दिए, ठीक है, इसका मतलब है ही नहीं ना उसके पास पैसे। तो इस केस में हम समझेंगे कि कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट और अब इसकी वाइंडिंग अप हो जाएगी। दूसरा है अनलॉफुल का। अनलॉफुल के अंदर ये बात लिखी है कि अगर कंपनी इन जो नीचे वाली चीजें ना इनमें इन्वॉल्व हो जाए, क्या है, रेफरल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, पैरामिड, पॉन्जी स्कीम्स, डिफरेंट डिफिकल्ट वर्ड्स, इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन कामों में हो जाए तो फिर
अगर कोई भी ऐसा काम जो कि एससीपी ने मना किया हुआ है, ठीक है, वो करना शुरू कर दे, ठीक है, या फिर लॉटरी वगैरह इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हो जाए, तो हम इन सारों कामों को अनलॉफुल समझते हैं, यानी कि जो मना किए हैं इन शॉर्ट। क्योंकि ये जो ऊपर जितने भी नाम लिखे हैं ना, ये सारे काम भी लॉ ने मना किए, तो इन सारे कामों में इन्वॉल्व हो जाए जो कि लॉ ने मना किए हैं, तो वो अनलॉफुल है। फिर दूसरा है कि कौन कौन से लोग हैं जो कि कंपनी की वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन दे सकते हैं, क्योंकि इस बार हमने पढ़ा था पेटिशन ऑफ वाइंडिंग अप पहला स्टेप होता है कि इस चीज की एप्लीकेशन दी जाए, और कब दे सकते हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी दे सकता है, एक तो वो तब दे सकता है कि अगर कंपनी के मिनिमम नंबर से कम हो जाए, और दूसरा दूसरा तब दे सकता है, ये कंडीशन होगी जो दे सकता है, अगर वो जो शेयर जो है ना, वो कम से कम 6 महीनों के लिए उसने बोल्ड किए हुए, ठीक है, बाइंडिंग अप शुरू होने से 18 महीने पहले, यानी कि बाइंडिंग अप से 18 महीने पहले जाओ, और कम से कम 6 माह उस बंदे ने वो शेयर होल्ड किए हैं, ठीक है, तभी वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। इस तरह तो कोई भी आज मेंबर बने और जाके एप्लीकेशन दे दे कि इस कंपनी को मेरे ख्याल से बाइंड अप हो जाना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने ये एप्लीकेशन ये शर्त रखी। फिर रजिस्ट्रार दे सकता है अगर वो एससीसीपी की इजाजत ले लेता है, एससीसीपी देता है अगर उसको लगता है कि इसके इन्वेस्टिगेशन के बाद कंपनी के हालात है वाइंड अप होने वाले। क्रेडिटर दे सकता है अगर उसको लगता है कि उसको पैसे वापस नहीं मिल रहे, ठीक है, तो इन केसेस में ये सारे लोग दे सकते हैं, कंपनी खुद भी दे सकती है। तो एक वाइंडिंग अप हम तक समझते हैं स्टार्ट हो गई है अगर पिटीशन सबमिट करा दिया गया, जिस दिन पिटीशन सबमिट करा दिया गया उस दिन से समझा जाएगा कि इस कंपनी की वाइंडिंग अप स्टार्ट हो गई। अच्छा, क्लास का जो पूछ रहे हैं ये आज फर्स्ट क्लास है और कल सेकंड होगी, इसमें मतलब मेन मेन टॉपिक्स कवर होंगे। अब सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया जो कि था प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंटमेंट। प्रोविजनल मैनेजर एक टेम्परेरी बंदा अपॉइंट किया जाता है जब तक बाइंडिंग अप का ऑफिशियल ऑर्डर जो है वो नहीं आ जाता, ठीक है। अब जब ऑर्डर आ जाए तो उसके बाद आप या तो आप अपने मैनेजर को ही लिक्विडेटर बना सकते हो, या तो फिर आप कोई नया बंदा लिक्विडेटर ला सकते हो। थर्ड है लिक्विडेटर अपॉइंट करना। तो ये लिक्विडेटर वाले भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये इसमें से भी काफी क्वेश्चन आते हैं कि आप एक एससीपी ने एक पैनल रखा होता है, उसमें से आप कोई बंदा अपॉइंट करते हो, ठीक है। अगर कैजुअल वैकेंसी आ गई, यानी कि वो छोड़ के चला गया किसी भी रीजन से, अब उसका ऑफिस खाली हो गया है, तो फिर आप वो कोर्ट नया बंदा लाते हैं, ठीक है। अब उस पैनल जो कि एससीपी ने मेंटेन किया हुआ है उसके ऊपर कौन कौन से बंदे होंगे, ये लिक्विडेटर का क्राइटेरिया है, यानी या तो उस बंदे के पास 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, या जो है इस फील्ड में अकाउंटिंग फाइनेंस और या जो एससीपी करेगा, ठीक है। जो क्या है कि कोर्ट कोर्ट जो है जब क्रेडिटर जिनको 60% शेयर कैपिटल ड्यू है, ठीक है, इससे कम अमाउंट नहीं ड्यू, वो भी अपॉइंट कर सकते हैं पैनल के ऊपर एक बंदा, ठीक है। पैनल पे बंदे के ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह लगेगा, उससे अच्छा बिहेव करना। ये इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है। अदर रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक बंदा 3 से ज्यादा कंपनियों का एट ए टाइम लिक्विडेटर या मैनेजर नहीं हो सकता। अगर लिक्विडेटर और मैनेजर अपॉइंट हो गया तो उसे 7 दिनों के अंदर अंदर नोटिस देना होता है, ठीक है, डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है। अगर एक से ज्यादा लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया एक कंपनी का, तो फिर कोर्ट बताता है कि किस लिक्विडेटर के पास कौन सी पावर्स है, और अगर लिक्विडेटर्स के आपस में कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो वो फिर कोर्ट सॉल्व करता है, ठीक है। कोर्ट जो है लिक्विडेटर को कह भी सकता है कि कोई तुम मुझे सिक्योरिटी सबमिट कराओ, ठीक है। और एक लिक्विडेटर जब अपॉइंट हो जाए तो उसके बाद उसने जब तक वो कंपनी की लिक्विडेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर लेता ऑफिस छोड़ के नहीं जा सकता, ठीक है। कुछ केसेस हैं जिसमें या तो उसको रिमूव किया जा सकता है लिक्विडेटर को, वो क्या है, मिसकंडक्ट करे, फ्रॉड करे, प्रोफेशनली वो इनकम्पिटेंट है, वो सही से काम नहीं कर रहा, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, यानी कि उसका और कंपनी का आपस में कोई पर्सनल इंटरेस्ट आ गया जिस वजह से हमें लगता है कि आप वो अपना सही काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, इस तरह के केसेस। रिम्यूनरेशन तनख्वाह वाला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें यह है कि आप उसकी तनख्वाह बेस करते हो, वो कितने काम करेगा, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, बहुत सारी चीजों से के ऊपर, ठीक है। कोर्ट उसकी तनख्वाह मुकर्रर करता है, और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आप कहते हो कि लिक्विडेटर जितने एसेट्स बेचेगा ना उसका इतना परसेंट उसको मिलेगा। ये इसलिए होता है ताकि जो लिक्विडेटर कंपनी के एसेट्स बेचे वो अच्छी कीमत रख के बेचे, क्योंकि जितनी अच्छी कीमत उतना उसको अच्छा पैसे मिलेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स के लिए डिफरेंट परसेंटेजेस रखी जा सकती है, जो महंगा एसेट है उसकी कम, जो कम एसेट है उसको इस तरह करके, ठीक है। रिम्यूनरेशन के अलावा कोर्ट उसको मंथली अलाउंस भी दे सकता है, ठीक है, कि
तुम ये अपना खर्चा वगैरह निकाल लो, जो भी कंपनी के बाइंडिंग का। अपना खर्चा का ये मतलब नहीं है खाने पीने का खर्चा, मतलब कंपनी के बाइंडिंग अप पे जो खर्चा होगा। लेकिन 1 साल से ज्यादा अगर बाइंडिंग आपको लग गया ना, तो फिर उसके बाद नहीं देते कोर्ट वाले अलाउंस, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिक्विडेटर की जो तनख्वाह एक दफा तय होगी, वो बढ़ाई नहीं जा सकती। बस तय होगी, कम हो जाती है लेकिन बढ़ाई नहीं जा सकती, ठीक है। अगर लिक्विडेटर रिजाइन कर देता है या अपना ऑफिस छोड़ देता है, तो फिर उसको कोई पैसे नहीं मिलते, और जो पैसे उसको दे दिए होते हैं हमें, वो उसे वापस करने होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सख्त जॉब है। अब चौथा स्टेप है गेटिंग प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये होता है कि जब लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ, तो वो जायजा लेता है कि इस कंपनी के क्या हालात है इस वक्त, और फिर वो कोर्ट को बताता है कि ये हालात है कंपनी के, ठीक है। तो रेलिवेंट डेट के 15 दिनों के अंदर अंदर उसने बताना है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना। और रेलिवेंट डेट का क्या मतलब है, जो या तो फिर जिस दिन अपॉइंट हुआ वो डेट, या तो वाइंडिंग अप के ऑर्डर की डेट, इन केस मैनेजर अपॉइंट नहीं होता, ठीक है। अब कौन बनाए। अब अब आप लोग देखें, एक बंदा आज कंपनी में आया है, तो उसको तो नहीं पता है कंपनी कैसे काम करती है, तो जाहिर बात है कोई एक्सपीरियंस बंदा उसकी हेल्प करे। तो उन्होंने कहा कि ये स्टेटमेंट सबमिट करते हैं, वेरीफाई करते हैं ये लोग, या तो कोई ऐसा बंदा जो कि कंपनी का डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ वगैरह रह चुका है, या तो कोई ऐसा बंदा जो कि रेलिवेंट डेट के 1 साल के अंदर अंदर कंपनी का डायरेक्टर वगैरह रह चुका है, कंपनी बनाने में उसने हेल्प की है, या वो कंपनी का एम्प्लॉय है और कीमती एम्प्लॉय है जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन। तो ये सारे लोग हेल्प करते हैं लिक्विडेटर की, और आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनती है उसको वेरीफाई करते हैं। अब उसमें ये पार्टिकुलर्स इंक्लूड होते हैं, ये बहुत जना जना सी बातें हैं, कंपनी के एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, उसके पास कितने पैसे हैं, उसके क्रेडिटर्स कितने हैं, कितनी उसने प्रॉपर्टी सिक्योरिटी में रखी हुई है, कितनी उसके अपने पास है, इस तरह की बात है, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है कि लिक्विडेटर अपनी अपॉइंटमेंट के 60 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट करता है कोर्ट को, और ये सारी बातें बताता है। ये भी अगेन ऊपर वाली बातें, एक दो चीजों की चेंजिंग है इसके अंदर, ठीक है। सॉरी, अब कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, दूसरा है अदर रिपोर्ट भी हो सकती हैं, यानी कि अगर लिक्विडेटर आ जाता है और उसको लगता है कि यार ये कंपनी का बिजनेस चल सकता है, वायबिलिटी रिपोर्ट, तो वो बोल सकता है कि यार ये कंपनी का बिजनेस ऐसा है कि अगर हम इसको चलाएं कुछ टाइम, तो हम इसकी ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं, यानी इससे ज्यादा पैसे आ सकते हैं बनस्बत इसके कि हम इसको आगे बेचें। तो इस तरह की प्रोसेसेस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब छठा स्टेप स्टार्ट हो गया रिपोर्ट सबमिट कराने के बाद, बाइंडिंग। बाइंडिंग अप में क्या होता है कि आप देखते हो कि कौन कौन कंपनी के क्रेडिटर्स हैं। अब जाहिर बात है कोई भी क्या है तो वो ये तो नहीं कह सकता मैं कंपनी का क्रेडिटर हूँ। लोग आते हैं और साबित करते हैं इस चीज को कि हमने कंपनी को कर्जा दिया हो, ठीक है। जो लोग साबित नहीं कर पाते, आप उनको नहीं देते हो पैसे, ठीक है। फिर कॉन्ट्रीब्यूटरी सेटल किए जाते हैं कि कौन कौन से बंदे हैं जिन्होंने कंपनी को पैसे देने हैं। फिर अगर कंपनी के एसेट्स कम है और इसकी लाइबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, तो फिर जो है प्रायोरिटी सेट की जाती है कि कौन से एक्सपेंसेस पहले होंगे, कौन से बाद में कर दिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एट द एंड हमें पता है कि कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा जो अनपेड हो। फिर उसके बाद है कि अगर कंपनी के एम्प्लॉयज के पास कंपनी के लैपटॉप से इस तरह की कोई चीजें थी, तो वो भी आप निकलवाते हो, ठीक है। लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी सेट करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये जना जना सी बातें हैं। अब उसके बाद ऑफिशियल लिक्विडेटर की ड्यूटीज आ गई हैं। तो ये वो ड्यूटीज है जो आप सोच सकते हो कि एक लिक्विडेटर की होंगी, कि कंपनी के जो है एसेट्स को अच्छे तरीके से वाइंड अप करें, सारे एक्ट्स करें जो कि कंपनी के नाम पे हैं, ठीक है। अच्छे नियत से करे, कंपनी की मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचे, कंपनी को या तो पूरा बेच दे गोइंग कंसर्न, ठीक है, या तो कंपनी को तोड़ तोड़ के बेचे, कंपनी के को अगर कोई लीगल वगैरह केस चल रहा है तो उसमें डिफेंड करे, क्रेडिटर्स को देखे कौन कौन से हैं, उनके क्लेम्स को सेटल करे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें। अब ये क्या है, जनरल प्रोविजंस लिक्विडेटर से रिलेटेड कुछ जनरल बातें हैं कि वो अपनी सारी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा जो कोर्ट उसको देगा, उसके एक्ट जो है वो वैलिड होने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आज लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, 2 साल बाद कह रही हूँ, कुछ टाइम बाद आपको पता चलता है कि ये तो गलत अपॉइंट कर दिया बंदा हमने, ये तो इसकी क्वालिफिकेशन ठीक नहीं है, इसको आप रिमूव कर देते हो। तो वो काम जो उस बंदे ने किए होंगे, लिक्विडेटर ने कंपनी की साथ ड्यूरिंग अपनी अपॉइंटमेंट में,
वो वैलिड ही रहेंगे। उनको आप ये नहीं कह सकते कि आप उसका सारा किया कराया जो है ना वो भी गलत है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट के बाद जब पता चल गया कि यार ये गलत अपॉइंट किया है, फिर उसके बाद वाले कोई भी उसके काम जो है वो वैलिड नहीं होते, वो इनवैलिड होते हैं, ठीक है। जो भी कोर्ट टाइम पीरियड कर दे, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर लिक्विडेटर ने बाइंडिंग पूरी करनी होती है, ठीक है। अगर लिक्विडेटर का पता चला कि इसने कोई गलत काम किया है, कोई जो है वो किया है, क्या कहते हैं, कन्विक्टेड ऑफ मिसफिसेंस, तो इस तरह की हरकत की है, तो फिर वो कंपनी का लिक्विडेटर नहीं रहता, और वो किसी भी और कंपनी का लिक्विडेटर भी फिर रहने के काबिल नहीं रहता। 5 साल तक वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है इस चीज से, ठीक है। फिर उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स ये है कि आप, जाहिर बात है, आप अपने फंड्स देखते हो, सरप्लस फंड्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूटरीज के जो है दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं 30 दिनों के अंदर अंदर जब उसको मिलते हैं। अब सरप्लस फंड का मतलब क्या है? फालतू फंड। तो कौन से फंड फालतू? टोटल फंड्स होते हैं, उसमें से आप पहले ये जो नीचे दी हुई पैसे है ना, ये सारे पे करते हो, और जो बकाया अमाउंट रह जाती है वो सरप्लस फंड होते हैं। तो सबसे पहले बाइंडिंग आपके खर्च खराजात माइनस करते हो, उसमें से प्रेफरेंशियल पेमेंट, इसका आगे आगे एक अलग सेक्शन है कि प्रेफरेंशियल पेमेंट्स क्या होती है। मेनली ये वो पेमेंट्स होती हैं जो आपने गवर्नमेंट को करनी होती है, टैक्सेस वगैरह, या जो आपने अपने एम्प्लॉयज को करनी होती है, उनकी सैलरीज वगैरह, ठीक है। फिर कुछ वो क्लेम्स जो जिन पे अभी असेसमेंट चल रही है, यानी जो अभी डिसाइड नहीं हुआ, कोर्ट में मसला चल रहा है, ठीक है, वो वाले क्लेम्स, ठीक है, इनको आप करते हो। इनके पैसे निकालने के बाद फिर जो पैसे बच जाते हैं वो सरप्लस फंड। अब आप कहोगे कि जो थर्ड वाले क्लेम्स है, ये तो अभी कोर्ट में केस चल रहा है, तो इनके पैसे हम कैसे निकालेंगे? तो इनके पैसे आप अलग स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स में रख देते हो, ताकि जब भी ये सेटल हो तो वहां से पैसे लेके हम उसको दे देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो अमाउंट रह जाती है वो सरप्लस फंड होते हैं, वो फिर क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि जो कंपनीज सेक्शन 42 के अंदर बनी थी, ठीक है, अगर उनके हमने सारे पैसे दे दिए और अभी भी उनके एसेट्स बचे, तो वो एसेट्स हम किसी और कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं जो कि सेक्शन 42 में ही बनते हैं, और उसका पहली और दूसरी कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम। जैसे फॉर एग्जांपल इस कंपनी के अंदर एनजीओ वगैरह होती है यूजुअली, तो अगर फर्ज करो पहली एनजीओ बनी है कैंसर के लोगों को ट्रीट करने के लिए, तो उसके एसेट्स हम किसी दूसरी ऐसी ही एनजीओ के को दें जो कि इससे सिमिलर काम कर रही है, कैंसर के या किसी और क्रॉनिक इलनेस के पेशेंट्स को सर डील कर रही हो, ठीक है। इस तरह का सीन होता है। अगर कोई भी एसेट आप बेच नहीं सकते हो, कोई भी मसला हो जाता है, ठीक है, मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकते, सॉरी, तो आप ऐसे एसेट को बेचते हो और पैसे इन्वेस्टर एजुकेशन और अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। ये एक फंड होता है जो कि नाम से इसके लग रहा है, किस लिए होगा? इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए, ताकि वो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करें और इस तरह की चीजें, ठीक है। बस खत्म हो गया यहाँ पे वाइंडिंग का। लास्ट स्टेप क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। क्या आप कोर्ट कहता है कि कंपनी को डिसॉल्व कर दो, कंपनी के अफेयर सारे वाइंड अप हो गए हैं, ठीक है। जब कोर्ट को लगे कि अब ओए जो लिक्विडेटर है वो वाइंडिंग अप को कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि जो पैसे चाहिए वाइंडिंग अप को कंप्लीट करने के लिए वो कंपनी के पास है ही नहीं, या तो कंपनी के अफेयर्स कंप्लीट हो जाए, तो ये केसेस होंगे, तो हम कंपनी को डिसॉल्व कर देते हैं। और इस तरह का जब कंपनी डिसॉल्व हो जाती है तो आप कोर्ट का ये ऑर्डर रजिस्ट्रार को भी भेजते हो 15 दिनों के अंदर अंदर, और यहाँ पे फिर आपकी जो वाइंडिंग अप होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। अब ये वाइंडिंग अप खत्म होगी। अब ये कुछ जनरल बातें आगे लिखी हैं कि लिक्विडेटर ने कंपनी के कुछ रिकॉर्ड्स अपने पास रखने होते हैं, ठीक है। जब वो क्रेडिटर्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स को नोटिस दे रहा है, वो रजिस्टर उसने अपने पास रखना है। मीटिंग्स के अंदर जो मिनट्स डिस्कस होंगे वो वाला रजिस्टर उसके पास सारा कुछ होगा, ठीक है। उसने अकाउंट्स वगैरह बनाने होते हैं, ठीक है। अब जब वो अपॉइंट हुआ ना, 6 महीने पूरे हो गए, 180 डेज, तो उसने रिपोर्ट बनानी होती है और वो सबमिट कराता है रिपोर्ट, जिसमें लिखा होता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान उसके पास कितने पैसे आए, कितने पैसे उसने दिए, ठीक है। और इस रिपोर्ट का लिमिटेड रिव्यू भी होता है। जो लोग ऑडिट पढ़े हैं, ये ऑडिट से एक छोटा फॉर्म ऑफ चीज होती है, ठीक है, छोटा ऑडिट होता है, फिर रिपोर्ट सबमिट कराता है, ठीक है। और अगर 1 साल के अंदर अंदर वाइंडिंग अप कंप्लीट ना हुई, तो साल खत्म होने के 60 दिनों के अंदर अंदर फिर आपको एक फाइनेंशियल पोजीशन बनाएगा, रिसीट और पेमेंट की एक बनाएगा, इसका ऑडिट कराएगा, और ये फिर कॉन्ट्रीब्यूटर्स को सबमिट कराएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी वाइंडिंग अप कोर्ट के खत्म हो गई। ये मेंबर्स की वॉलंटरली वाइंडिंग अप है। इसमें ये कुछ सेम सेम पॉइंट है, जैसे लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, उसकी तनख्वाह, उसका ऑफिस जो बिल्कुल ऊपर पड़ के आए वही वाली अपॉइंट है, ठीक है। इसमें कुछ नई बातें क्या है?
नोटिस आपने भेजना है, उसके डेज नहीं हुए, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो बाकी आपका जो वाइंडिंग अप था वो भी यहाँ पे खत्म हो गया है। अब आप हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, जो कि इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 और 7 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग चैप्टर नंबर 7 को एंड के लिए छोड़ें, ठीक है। और इसी तरह चैप्टर नंबर 8 को, उसमें जो कंपनीज एक्ट की सेक्शन है, मैं सिर्फ उनकी बात करें, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप लोग इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 6 करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है, तो चैप्टर नंबर 6 करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज बोल दूं कि कल जो हमारा टॉपिक है वो कॉर्पोरेट का है, ठीक है। कॉर्पोरेट पे जो मैंने टॉपिक्स डिसाइड किए कि हम कवर करेंगे वो एनबीएफसी है, बैंकिंग कंपनी का एक्ट है और सिक्योरिटीज एक्ट है, ठीक है। इसके अलावा भी ये करने के बाद भी हमारे पास टाइम होगा अच्छा खासा, ठीक है। और मुझसे फिलहाल डिसाइड नहीं हो पा रहा कि उसके अंदर मैं आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स कवर करें। तो अगर कोई टॉपिक्स रेगुलेशंस कॉर्पोरेट एक्ट से रिलेटेड ऐसे हैं जो कि आप लोग चाहते हैं कि उसमें कवर हों, तो आप लोग सीजीपीएल अनऑफिशियल के ग्रुप में या आज यहीं पे चैट में बता दें, ताकि फिर जब कल हम वो करें तो मैं जो रिमेनिंग टाइम होगा उसमें आप लोगों को जो जो टॉपिक्स में मसला हो रहा है उनको इनकॉर्पोरेट करूं कि हम लोग वो भी कवर करें, ठीक है। तो बेशक अभी यहाँ पे या फिर आप लोग सीजीपीएल अनऑफिशियल के ग्रुप में कल कल से पहले पहले सेशन से बता दें, क्योंकि फिर हम लोग सेशन में वो टॉपिक कवर करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ये सारा चैप्टर रिलेट करता है कि कंपनी के अकाउंट्स आपने कैसे मैनेज करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशंस ये भी एक दो दफा आ चुकी हैं एमसीक्यूज में। तो बुक्स एंड पेपर्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इनमें डिफरेंस है। बुक्स एंड पेपर्स में आपकी जनरल चीजें आती हैं, आपके वाउचर्स, आपके इनवॉइसेस, आपके अकाउंटिंग के कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स, ठीक है। जबकि बुक्स ऑफ अकाउंट में आपकी मेन चीजें आती हैं। इसमें क्या है कि कंपनी को जितने पैसे मिले और उसने खर्च किए, वो जितनी कंपनी की सेल और परचेजेस हुई वो, कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज वो, और कॉस्ट अकाउंट्स होते हैं कि जो कंपनी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होती हैं, वो रिकॉर्ड रखती हैं कि उनके प्रोडक्शन करने में कितना कॉस्ट लगी है, ठीक है। तो वो कॉस्ट अकाउंट, ये सारा कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन में आता है, ठीक है। अब हर कंपनी ने प्रॉपर बुक्स एंड अकाउंट्स रखने हैं, और ये अकाउंट कंपनी जो है रखती है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में। अगर एक कंपनी प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है तो वो कॉस्ट अकाउंट भी रखती है, उसके मटेरियल पे कितना खर्चा हुआ, लेबर पे कितना खर्चा हुआ, इन सारी चीजों के अकाउंट, ठीक है। कंपनी ने आज से 10 पिछले सालों के अकाउंट रखने हैं कम से कम, ठीक है। यानी कि कम से कम 10 पिछले सालों के अकाउंट कंपनी के पास होने चाहिए। और अगर कंपनी को बने हुए फर्ज करो 10 साल हुए ही नहीं अभी, तो जितने भी सालों के लिए वो बनी है फिर उतने के अकाउंट उसके पास होने चाहिए, ठीक है। प्लेस ऑफ बुक्स कहाँ रखने हैं, तो मैंने बताया कि रजिस्टर्ड ऑफिस में रखने। अगर एक कंपनी का लेट्स से रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखती अपने अकाउंट्स, तो फिर वो किसी और जगह पे रखिए, और जहां पे भी रखेगी उसने 7 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताना है। जहाँ पे कंपनी की ब्रांच है, तो कंपनी हम कहेंगे कि फिर उसके प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी है। अगर उसकी जो ब्रांच ऑफिस से रिलेटेड अकाउंट्स हैं, वो मेन अकाउंट्स ब्रांच ऑफिस में ही हो, लेकिन उनकी समरी बना के आप जो है ना हर टाइम पीरियड बाद उस जगह पे भी भेजें जहाँ पे कंपनी के बाकी अकाउंट्स रखे हैं, ठीक है। अब डायरेक्टर्स कंपनी के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर बाहर जो है मुल्क से बाहर रखे हुए कंपनी के अकाउंट, तो फिर उन अकाउंट्स की कॉपीज मंगवाई जाती है अगर डायरेक्टर से इंस्पेक्ट करना चाहते हैं। और अगर आप नहीं रखते हो प्रॉपर अकाउंट तो आपको पेनल्टी लगती है। और फिर ये है कि एससीसीपी भी आपके अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकता है। उसके उसको गाइड करेंगे जो भी बाकी इंप्लॉयज वगैरह होते हैं, एससीसीपी उनकी
कॉपीज भी बना सकता है, उन पे निशान भी लगा सकता है, उनको अपनी पोजीशन में भी रख सकता है 30 दिनों के लिए। ये सारी एफसीसीपी की पावर्स है, ठीक है। यहाँ से इसके मेन सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन डिफरेंट है, वो डेफिनेशन जो हमने अकाउंटिंग में पढ़ी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट, ठीक है। ये तो हो गई ये 5 चीजें। इसमें 2 फालतू हैं, एक तो है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, यानी पिछले साल की कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, और लास्ट है कोई भी और अदर स्टेटमेंट, ठीक है। ये इसमें मेन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इसमें एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, एक क्वार्टर है, दोनों को अलग अलग तरीके से रिलेटेड। जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है सेक्शन, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एजीएम का सेक्शन। अगर किसी बच्चे को वो आता है तो ऑटोमेटिकली उसको ये भी आता है, ठीक है। आपने पहली एजीएम के सामने अपने रखने हैं, ठीक है। पहली दफा जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखोगे तो वो आपने कितने टाइम पीरियड की बनानी है, जब से कंपनी बनी से आज तक। अगर बाद में कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो वो फिर पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एंडिंग पीरियड था वहां से लेकर इस साल का जो क्लोजिंग होगा उस साल तक, ठीक है। तो आपने फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 120 दिनों के अंदर अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखनी है, और यही टाइम लिमिट एजीएम की भी है। इसीलिए कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एजीएम में रखी जाती हैं, ठीक है। दोनों का टाइम पीरियड सेम, और आपको 30 दिनों की एक्सटेंशन भी मिल सकती है। पहली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपने इनकॉर्पोरेशन के 16 माह के अंदर अंदर रखनी है, और उसके बाद वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका कैसे रखोगे, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 120 दिनों के अंदर। आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पीरियड है वो 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर ज्यादा है तो फिर आपको रजिस्ट्रार की परमिशन चाहिए होती है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कराते हो, ऑडिटर रिपोर्ट भी सबमिट कराते हो, ठीक है। अब हर सेक्शन में ना यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, आप लोग उनको अपने पास रखें। ये देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कराने वाली रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती ऐसी प्राइवेट कंपनी के ऊपर जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा का नहीं है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है। अब है कि हर कंपनी ने ऑडिट हुई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर की रिपोर्ट, डायरेक्टर की रिपोर्ट, चेयरमैन की रिपोर्ट, ये सारा कुछ 21 दिन पहले मीटिंग से मेंबर्स को देना है, ठीक है। और ये सारी कॉपी लिस्टेड कंपनी जो है वो एसएससीपी को, रजिस्ट्रार को, सिक्योरिटीज एक्सचेंज को भी सबमिट कराती है, और साथ साथ अपनी वेबसाइट पे भी पोस्ट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वार्टरली वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने एक डिफरेंस याद रखना है कि यहाँ पे आप फिजिकली भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजते हो और आप अपनी वेबसाइट पे भी पोस्ट करते हो, जबकि क्वार्टर वाली में आपने सिर्फ अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करना होता है, फिजिकल भेजने वाली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब कंटेंट्स है, इसमें बहुत जनरल बातें हैं कि आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट कंप्लाई हो रही हो, एसएससी अगर कोई स्पेशल एक्ट लगता है किसी कंपनी को तो वो कंप्लाई हो रहा हो, ट्रू एंड फेयर हो, और ऑल दैट, ठीक है। अप्रूवल की बात जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कौन करे, तो हमने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करें और इस चीफ एग्जेक्टिव के बिहाफ पे, ठीक है, और चीफ एग्जेक्टिव साइन करे, ठीक है। अप्रूव सारा बोर्ड करेगा, साइन एक चीफ एग्जेक्टिव करेगा और एक डायरेक्टर करेगा, कम अज कम एक डायरेक्टर, और लिस्टेड कंपनी के केस में सीएफओ भी करेगा, ठीक है। तो बात क्या हुई कि एक डायरेक्टर एक चीफ एग्जेक्टिव साइन करेगा, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो एक सीएफओ भी करेगा। अगर चीफ एग्जेक्टिव पाकिस्तान से बाहर है तो फिर 2 डायरेक्टर साइन, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक नई बात आ गई है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन तक है तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप एक एफिडेविट वगैरह भी लगाते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोर्ड ने अप्रूव की है, ठीक है। अभी अगर आप इसको रिलेट करो तो पिछले ही सेक्शन में हमने पढ़ा था कि इस तरह की कंपनीज को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होती, तो ऑडिट करा नहीं कराया तो इसलिए फिर ये एफिडेविट लगाते हैं, ठीक है। और एसएमसी होती सिंगल मेंबर कंपनी है तो इनको बस एक डायरेक्टर साइन करेगा। फिर कॉपी आ गई कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी आप रजिस्ट्रार को भेजते हो। आप रजिस्ट्रार को आपने भेजनी होती है, रजिस्ट्रार को आप कितने टाइम पीरियड के अंदर भेजोगे, लिस्टेड कंपनी है वो मीटिंग के 30 दिनों के अंदर अंदर, और अगर कोई और कंपनी है तो मीटिंग के 15 दिनों के अंदर, ठीक है। अगर जनरल मीटिंग जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने रखी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस मीटिंग में अप्रूव ही नहीं, फर्स्ट लोगों ने अप्रूव ही नहीं की, या फिर वो मीटिंग खत्म हो गई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात होने का टाइम नहीं, तो इस तरह पे आप ये सारी कहानी लिखते हो और रजिस्ट्रार को बताते हो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी अप्रूव नहीं हुई, इसलिए हम अभी तुम्हें नहीं भेज रहे, ठीक है। आप इसमें इस सेक्शन की एक्सेप्शन क्या आ गई है कि ये सेक्शन एक ऐसी कंपनी को अप्लाई नहीं होता जो कि प्राइवेट है और उसका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से ज्यादा नहीं, ठीक है। आप राइट और डिवेंचर होल्डर्स हैं और मेंबर्स हैं, ये लोग फीस देकर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी ले सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टर रिपोर्ट आ गई। डायरेक्टर रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हटकर एक चीज होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
हर साल प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और इसकी एक्सेप्शन क्या है कि ये एक प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी नहीं है और जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा नहीं है, वो उसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसमें डायरेक्टर जो है वो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो कैसा काम कर रही है इस चीजों पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब हर जो डायरेक्टर रिपोर्ट है उसके अंदर ये 3 चीजें तो लाजमी है हर कंपनी। पहला कि कंपनी के अफेयर्स के हालात कैसे हैं, आपने कितना डिविडेंड रिकमेंड किया है, और आप अपने रिजर्व फंड में इस साल कितनी अमाउंट रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें ये सिर्फ पब्लिक कंपनीज अपनी रिपोर्ट में लिखती है डायरेक्टर की, ठीक है। इसमें क्या है, डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन, कौन कंपनी के डायरेक्टर्स थे, कंपनी ने इस साल में क्या काम किए हैं, उसको रिस्क क्या फेस करने पड़े हैं, ठीक है। आपकी जो कंपनी का बिजनेस की नेचर है उससे रिलेटेड अगर कुछ चेंजेस हुए हो, इस तरह की जनरल बात है, ठीक है। और ये कंटेंट्स है जो सिर्फ लिस्टेड कंपनी है। अब पब्लिक लिमिटेड वाले तो बहुत ज्यादा कंटेंट्स है, लिस्टेड कंपनी वाले थोड़े हैं। और ये एक सेपरेट क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टर की रिपोर्ट के अंदर लिस्टेड कंपनीज की क्या एडिशनल चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि वो चीजें पहली जो आपकी फ्यूचर डेवलपमेंट को अफेक्ट करें, दूसरा कंपनी ने सीएसआर के लिए क्या काम किया, कंपनी के इन्वायरमेंट का कंपनी के काम कारोबार पे क्या अफेक्ट हुआ, डायरेक्टर्स ने क्या जो इंटरनल कंट्रोल्स की जिम्मेदारी थी वो पूरी की, ठीक है। और अगर एक कंपनी ने इस साल डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया तो क्यों नहीं किया। ये 5 चीजें आप इनको 1 2 3 4 5 करके अपनी वीडियो पे याद रखें, ठीक है। अब डायरेक्टर रिपोर्ट को कौन साइन करता है, तो अगेन वही कहानी है कि अप्रूव बोर्ड करता है, साइन एक चीफ एग्जीक्यूटिव करेगा और एक डायरेक्टर करेगा, सेम रिक्वायरमेंट। ग्रुप अकाउंट्स, ग्रुप अकाउंट्स आपको पता है सब्सिडरी की होती है, जब होल्डिंग सब्सिडरी वाला केस हो तो तब बनते हैं। अब आपकी अगर इस तरह की है सीन तो फिर आपने कंसोलिडेटेड अकाउंट्स भी बनाने होते हैं, ठीक है। जब आप अगर फॉर एग्जांपल होल्डिंग का ईयर एंड कुछ और है और सब्सिडरी का ईयर एंड कुछ और, और इन दोनों में 90 दिनों का डिफरेंस, 90 दिनों से ज्यादा का डिफरेंस है, ठीक है। अगर जो 90 दिनों से कम का डिफरेंस है तो आप बस उनको कर लेते हो, दोनों को कंसोलिडेट कर लेते हो। लेकिन अगर 90 दिनों से ज्यादा का डिफरेंस है तो सब्सिडरी एक इंटरिम क्लोजिंग करती है, यानी कि फॉर एग्जांपल होल्डिंग का ईयर एंड जून में है, ठीक है, और सब्सिडरी का ईयर एंड जून में नहीं है, या तो 90 दिन पीछे है या तो 90 दिन आगे है, तो सब्सिडरी क्या करती है जून के महीने में एक इंटरिम क्लोजिंग करेगी अपने सारे अकाउंट्स की, ताकि कंसोलिडेशन हो सके, ठीक है। ऑडिटर जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट करते हैं और उसमें लिखते हैं कि क्या जो है वो जो जिस बंदे ने सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया उसकी क्या क्वालिफिकेशन थी, क्योंकि उस सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अलग ऑडिट होता है, फिर वो हमारे पास आती है, हम कंसोलिडेट करते हैं और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अलग से ऑडिट होता है, ठीक है। जिस बंदे ने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन किया वो कंसोलिडेटेड को भी साइन करता है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल ईयर की बात आ गई, ये भी जनरल सी बात है, ये क्वार्टरली, ये इंपॉर्टेंट है कि हर लिस्टेड कंपनी क्वार्टरली अकाउंट्स बनाती है। क्वार्टरली अकाउंट्स क्या होगा कि पहला और तीसरा क्वार्टर इसके 30 दिनों के अंदर अंदर बनाती है और दूसरे क्वार्टर के 60 दिनों के अंदर। अब दूसरा क्वार्टर क्या होता है, साल आधा हो जाता है ना, ठीक है, जून आ जाएगा, साल आधा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा टाइम लिया, इसके 60 दिनों के अंदर अंदर बनाती है। और चौथा क्वार्टर कुछ भी नहीं है क्योंकि चौथा क्वार्टर ईयर एंड होता है, ठीक है। आपको एससीसीपी अगर कंपनी एप्लीकेशन फाइल करे तो एससीसीपी इस टाइम पीरियड को बढ़ा भी सकती है। अब हाफ ईयरली अकाउंट का ऑडिट नहीं होता, इसका रिव्यू, जैसे मैंने बताया कि रिव्यू छोटा ऑडिट होता है, ठीक है। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप कंपनी की वेबसाइट पे पोस्ट करते हो, इलेक्ट्रॉनिकली एससीसीपी को देते हो, इलेक्ट्रॉनिकली, फिजिकली नहीं, एससीसीपी को भेजते हो, ठीक है। अगर कोई मेंबर मांगे तो फिर उसको फिजिकली देते हो और फीस लेते हो, ठीक है। और इसकी ऑथेंटिकेशन वगैरह वैसी ही होगी जैसे कि टोटल अकाउंट। अब ये रजिस्टर वाली भी जनरल बात है कि आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें सारे मेंबर्स के नाम हो, डिबेंचर होल्डर्स के नाम हो एंड ऑल दैट, ठीक है। ये क्लोज रजिस्टर वाला डिविडेंड में आएगा काम कि कंपनी अपने रजिस्टर एक दफा क्लोज कर देती है। कौन से रजिस्टर, मेंबर्स के रजिस्टर, यानी जिस दिन कंपनी कहती है ना कि मैं अपने रजिस्टर क्लोज कर रही हूँ, इसका मतलब है कि इसके बाद अब कंपनी के शेयर अगर मार्केट में बिकते हैं, खरीदे जाते हैं, तो कंपनी अपने रजिस्टर के अंदर नए मेंबर्स का नाम नहीं लिखती। क्यों नहीं लिखती, ये काम यूजुअली होता है डिविडेंड अनाउंस करने के लिए। जब कंपनी कहती है ना मैं अब डिविडेंड अनाउंस करने वाली हूँ, तब कंपनी अपने बुक्स क्लोज कर लेती है, क्योंकि फिर ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि किसको डिविडेंड दें और किसको ना दें।
आज एक बंदा दूसरे को शेयर बेच रहा है, कल दूसरा पहले को बेच रहा है, तो इसलिए इसके नाम पे शेयर्स होते हैं, बुक क्लोजिंग डे पे फिर उस हिसाब से डिविडेंड चलता है, ठीक है। तो एक कंपनी जो है वो 7 दिनों से का नोटिस देती है और फिर अपने रजिस्टर क्लोज करती है, ठीक है। एक पूरे साल के अंदर 30 दिनों से ज्यादा के लिए कंपनी अपना रजिस्टर क्लोज नहीं कर सकती, ठीक है। रेक्टिफिकेशन, अगर रजिस्टर में कोई गलती है तो आप उसको रेक्टिफाई करा सकते हो। फिर एनुअल रिटर्न भी साल की फाइल होती है, इसमें इनमें ऐसा कुछ नहीं। ये डायरेक्टर रिपोर्ट का एक सैंपल इन्होंने दिया है। अब यहाँ पे चैप्टर 6 खत्म है, थोड़ा सा टाइम है, मैं इसमें कोशिश करती हूँ कि चैप्टर 5 के जो इम्पोर्टेंट डिविडेंड वाले सेक्शन हैं उनको कवर करा लें। तो यहाँ तक क्लियर है। इट्स गुड कि आप लोग पार्टिसिपेशन शो करें, इस तरह बंदा भी बोर नहीं होता और आप लोगों को भी क्यूरीज वगैरह बनने की क्लियर हो जाती है साथ। तो यहाँ पे फिफ्थ चैप्टर कराती हूँ और उसके बाद जो है वो मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे करती हूँ। वो तो यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। मैं पहले कोशिश कर रही हूँ कि मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर। तो अभी हम पहले डिविडेंड वाला करते हैं, उसके बाद टाइम हुआ तो फिर हम उसको कर लेंगे।
आपकी आवाज नहीं आ रही। ऑन सॉरी, मैं माइक ऑन करना भूल गई थी। ये मैं फिर शुरू से ही करा देती हूँ क्योंकि इसका मतलब आवाज नहीं थी। पहला है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कि एक कंपनी या तो कैश में डिविडेंड देगी या अपने प्रॉफिट्स में से देगी, ठीक है। प्रॉफिट्स उसके डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स का मतलब है जो उसने इस साल कमाया या फिर उसके रिजर्व्स में पड़ा। कंपनी जनरल मीटिंग में भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है। डिविडेंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अमाउंट रिकमेंड कर दे उससे ज्यादा नहीं हो सकता, बल्कि उससे कम हो सकता है, ठीक है। अब आप जो है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची और उसकी सेल में से डिविडेंड नहीं दे सकते। यानी कि जो हम कैलकुलेट करते हैं ना अकाउंटिंग में, गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उससे आप डिविडेंड नहीं पे कर सकते। लेकिन इसकी दो एक्सेप्शन। पहला तो ये है कि कंपनी का काम ही ये है कि वो प्रॉपर्टीज खरीदती है और बेचती है। दूसरा ये है कि कंपनी को अगर गेन हो रहा है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उसी के साथ पे कंपनी को लॉसेस भी होते होंगे। एक पे गेन हुआ तो दूसरी पे लॉस हो गया, तो कंपनी अपने गेन्स में से लॉसेस को एडजस्ट करे और जो बाकी अमाउंट बचती है उस पर डिविडेंड दे सकती है, ठीक है। पेमेंट का क्या तरीकेकार होता है? कैश में, चेक में, डिविडेंड वॉलेट, तीनों तरीके से दे सकते हैं। डिविडेंड वॉलेट एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जिसपे शेयर होल्डर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करता है और आप उसके थ्रू पे करते हैं। लेकिन लिस्टेड कंपनी कैश में डिविडेंड नहीं देती, वो इलेक्ट्रॉनिक बैंक के थ्रू देती है, ठीक है। अब ये पीरियड आ गया कि आप एक दफा आपने डिविडेंड अनाउंस कर दिया तो फिर आप उसको अपने पास नहीं रख सकते, आपको वो जल्द अज जल्द मेंबर्स को देना होता है, ठीक है। तो आपने जल्द अज जल्द कितना बताया कि 15 दिनों के अंदर, डेट ऑफ डिक्लेरेशन के 15 दिनों के अंदर अंदर आपने देना है। तो डेट ऑफ डिक्लेरेशन क्या है? फाइनल डिविडेंड अगर अनाउंस हो रहा है तो उसके केस में जिस दिन एजीएम में अप्रूव होगा वो, और अगर इंटरिम डिविडेंड अनाउंस हो रहा है तो जिस दिन डायरेक्टर की मीटिंग में अप्रूव होगा वो। इंटरिम डिविडेंड होता है कि साल के मिड में भी आप कभी कभार डिविडेंड दे देते हो, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला? इंटरिम डिविडेंड विद नोटिस ऑफ बुक क्लोजर। बुक क्लोजर हम बुक पर कर चुके हैं। तो अगर आप इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कर रहे थे और आपने बुक क्लोजर भी किया है साथ, तो इस केस में डेट जो है वो बुक क्लोजर की दी जाएगी और उससे 15 दिन की दी जाएगी, ठीक है। ये पेनल्टी लगेगी चीफ एग्जीक्यूटिव को। अच्छा, ये बहुत फेमस टाइप ऑफ पेनल्टी है, ये अक्सर पूछी जाती है। बाकी इस पेनल्टी का इतना नहीं है, तो ये वाली एक दफा पूछ। दूसरा है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा, कि अगर एक आप लोग डिविडेंड अनाउंस कर देते हो और फिर आप डिविडेंड नहीं पे कर पाते लोगों को, तो यूजुअली आपको ये पेनल्टी लगती है। लेकिन इन केसेस में आपको पेनल्टी नहीं लगती। पहला तो ये है कि लॉ में ही कोई ऐसा केस आ गया कि कानून ने ऐसी सीधी नहीं आपको मना कर दिया कि फिलहाल डिविडेंड मत दो, ठीक है। दूसरा है कि शेयर होल्डर्स ने ऐसी आपको डायरेक्शन दी है पेमेंट के लिए जिसको आप फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। आपको कह रहा है मेरे घर आके डिविडेंड दो, मतलब इस तरह की अजीब किस्म की बातें हैं कि आप नहीं फॉलो कर सकते। आपको कोई प्रॉपर बैंक अकाउंट नहीं दिया, गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो फॉलो नहीं हो सकती। तो उस केस में भी आपने डिविडेंड पे नहीं किया तो आपकी गलती नहीं है। फिर राइट टू रिसीव डिविडेंड पे ही लड़ाई होती है। किसने डिविडेंड रिसीव करना है, कौन इस शेयर का असल मालिक था, उस पर लड़ाई है। कंपनी ने शेयर होल्डर को 100 रुपए उधार दिए थे, कल को कंपनी 100 रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर देती है, तो अब कंपनी उस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देगी, बल्कि जो 100 रुपए उधार दिया था ना, वहीं से वो एडजस्ट कर लेगी। और कोई भी और वजह जहाँ पे कंपनी की गलती नहीं है, कोई रीजनेबल वजह है, ठीक है। अगर इस तरह का भी कोई डिले होता है तो आपने एसईसीपी को 45 दिनों के अंदर अंदर बताना है और उसकी इजाजत लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे डिविडेंड वाला भी खत्म हो गया, बस इतना सही करेगा। तो इसमें एक और सेक्शन में करा लेती हूँ कि वो भी इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज, ठीक है। एसोसिएटेड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनमें कंपनी ने 20% से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की होती है, ठीक है, शेयर्स वगैरह लिए होते हैं। तो आप किसी भी कंपनी के, एसोसिएटेड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते अनलेस आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है। स्पेशल रेजोल्यूशन में आप लिखते हो कि किस नेचर की इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आप शेयर्स ले रहे हो, आप लोन दे रहे हो उस कंपनी को, क्या कर रहे हो, कितने टाइम पीरियड की कर रहे हो, अमाउंट कितनी है, ठीक है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन। और अगर इसमें कोई इंक्रीज होता है तो वो भी फिर स्पेशल रेजोल्यूशन दोबारा पास कराते हैं, ठीक है। अब अगर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एसोसिएट कंपनीज में वो लोन के केस में है, तो उसके लिए कुछ अलग से रिक्वायरमेंट लगती है। और पहला क्या है कि लोन और एडवांसेस जो है वो एग्रीमेंट पे हो, उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि किस नेचर का लोन है, ठीक है, कितने टाइम पीरियड का है, उस पर आप रिटर्न कितना ले रहे हो। रीपेमेंट स्केड्यूल बनाना होता है कि कब कब पैसे वापस आएंगे, क्वार्टरली पेमेंट्स है, एनुअली है, क्या सीन है। अगर वो रीपे नहीं करते तो क्या पेनल्टी लगेगी,
क्या आपने इस लोन के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी ली है, वो सारा कुछ लिखते हो, ठीक है। अब रिटर्न का इसमें पॉइंट है कि आप रिटर्न यानी कि आप इनसे 10% सूद ले रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो, 20% ले रहे हो, कितना ले रहे हो, जो भी रिटर्न है वो एससीसीपी जो रेट बता देगा या जो मार्केट में बोरोइंग कॉस्ट होगी उससे कम नहीं होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक से पैसे दो, बैंक आपको 15% पे देता है और आप एसोसिएटेड कंपनी को पैसे 10% पे दे रहे तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपने रेगुलर बेसिस पे अपना रिटर्न वगैरह कवर कराना होता है एंड दैट्स इसमें यही है। फिर ये रेगुलेशंस हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, एक क्लास ये कर लेते हैं कि जितनी भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है वो उसने अपने नाम पे करनी होती है, ठीक है, किसी और के नाम पे नहीं करती, सवाए नीचे दिए गए कुछ 3 केसेस के। नीचे उल्टे से समझाती हूँ। पहला तो केस ये है कि अगर कंपनी शेयर सीडीसी को ट्रांसफर कर दी, आगे मैंने आपको बताया था फिजिकल से बुक एंट्री फॉर्म में आप कैसे जाते हो, सीडीसी के नाम पे ट्रांसफर कर दो। तो इस तरह अगर आप कर रहे हो तो ये भी सीडीसी के नाम पे ट्रांसफर ही हुआ ना, और शेयर सीडीसी के नाम पे है, तो फिर जो है इस इन्वेस्टमेंट को आप कुछ भी नहीं कहते और ये आप रख सकते हो किसी और के नाम पे, ठीक है। दूसरा है ये है कि होल्डिंग कंपनी की एक सब्सिडरी है और फर्स्ट करो सब्सिडरी के अंदर 3 मेंबर्स है, ठीक है। पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 3 ही मेंबर्स होने चाहिए, तो 3 मेंबर्स। अब हुआ ये कि सब्सिडरी कंपनी के मेंबर्स कम हो रहे और 3 के बजाय 2, एक मेंबर छोड़ के चला गया। अब होल्डिंग कंपनी को इस बात का डर है कि अगर ये मेंबर्स कम हो गए तो एससीसीपी हम पे पेनल्टी लगाएगा, और सब्सिडरी कंपनी के मिनिमम मेंबर्स पूरे करने के लिए होल्डिंग कंपनी कुछ शेयर्स खरीदती है, एक बंदा पकड़ती है, उसके नाम पे रखती है ताकि आप सब्सिडरी के 3 मेंबर्स पूरे हो जाएं, ठीक है। तो इस केस में भी आपको अलाउ है। और फिर पहला पॉइंट ये है कि कुछ कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर डायरेक्टर आप इस कंपनी को बनना चाहते हो तो आपके पास कुछ शेयर्स होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट करो हम कंपनी ए है और हम चाहते हैं कि कंपनी बी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारा एक बंदा बैठा, लेकिन कंपनी बी की ये रिक्वायरमेंट है कि कुछ शेयर्स तो होने चाहिए डायरेक्टर के पास, और जो कुछ शेयर्स होते हैं ना उनको हम क्वालिफिकेशन शेयर्स कहते हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक बंदा पकड़ते हैं, उसको कंपनी बी के कुछ शेयर्स देते हैं और उसको एज अ डायरेक्टर कंपनी बी में बिठा देते हैं, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो इस केस में भी हम लोग वो शेयर्स उस बंदे के नाम पे रखेंगे, हालांकि वो इन्वेस्टमेंट हमारी है, वो खरीदे हमने अपने पैसे से। तो इन 3 केसेस में अलाउ है, इसके अलावा अलाउ नहीं है। और फिर ये नीचे जनरल सी बातें हैं कि इसका रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। तो आज तक यहाँ पे हुआ है, अब जो देखते हैं बाकी कल को हम करेंगे। अगेन मैं बात कहूंगी कि आप लोग अगर चाहते हैं कि कॉर्पोरेट के कुछ टॉपिक्स हों तो वो ग्रुप में बता दें। दूसरा, जहाँ तक रिकॉर्डिंग की बात है तो मैं देखती हूँ रिकॉर्डिंग अगर अवेलेबल हो सकती है तो मैं जरूर शेयर कर लूँगी। बाकी आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। जी मिस, आपका सेशन एंड हो गया हुआ? जी जी हो जी गया। जी। चलें ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ। ओके ओके।